स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड शुरू होता है अल्फा क्वाड्रेंट के स्पेस से, जहां स्पेस में अचानक से ग्रीन कलर की दरार आ जाती है। इस दरार को सबसे पहले यूएसएस एवलॉन देखता है और फिर स्टारफ्लीट कमांड को इसकी जानकारी दे देता है। जानकारी मिलते ही स्टारफ्लीट यूएसएस स्टारगेजर को स्पेस में बनी इस दरार की इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही यूएसएस स्टारगेजर का कैप्टन रियोज प्लेनेट डेल्टा 4 पर चल रहे अपने डिप्लोमेटिक मिशन को रोकते हुए जुराटी को वापस शिप पर आने के ऑर्डर देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डेल्टा 4 पर जुराटी के साथ सोजी भी होती है और ये डिप्लोमेटिक मिशन इसलिए किया जा रहा था ताकि डेल्टा 4 की सिविलाइजेशन को यह भरोसा दिलाया जा सके कि सिंथेटिक बुरे नहीं होते और फेडरेशन ने सिंथेटिक पर बैन हटाकर कोई गलती नहीं करी। असल में सिंथेटिक पर बैन हटाने के बाद से ही फेडरेशन की तरफ से सोजी फेडरेशन के सभी मेंबर प्लैनेट्स पर जाकर सभी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी कि सिंथेटिक बुरे नहीं होते। अब यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि लगभग 1 साल के रिलेशनशिप के बाद फाइनली रियोज और जुराटी अलग हो चुके हैं और अलग होने का रीजन रिलेशनशिप का वही बेसिक रंडी रोना होता है, लाइक टाइम ना देना एंड ऑल। अब रियोज का ऑर्डर आते ही जुराटी सोजी को बाय बोलकर शिप में चली जाती है और फिर इसके बाद स्टारगेजर अपने सभी वेपन्स को एक्टिवेट करके उस ग्रीन दरार के पास पहुंच जाता है। स्टारगेजर के साथ साथ 7 के शिप को भी ये दरार दिखाई देती है और फिर वो भी अपने शिप के साथ उस दरार के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि 7 के पास जो शिप होता है वो शिप रियोज के पिछले सीजन वाला शिप ला सरीना होता है और 7 को शिप रियोज ने लोगों की मदद के लिए दिया था और 7 अभी भी एज अ फेंडर स्ट्रेंजर इस शिप की मदद से किसी और प्लेनेट पर अपने फेंडर स्ट्रेंजर साथियों को मेडिकल सप्लाई देने के लिए ही जा रही होती है। लेकिन रास्ते में स्पेस के लुटेरों ने शिप पर हमला कर दिया था और फिर उसके बाद जैसे ही 7 ने उन सभी लुटेरों को मार दिया था वैसे ही उसे वो ग्रीन दरार भी दिखाई दी जाती है। और अब जैसे ही लासरीना और स्टारगेजर उस ग्रीन दरार के पास पहुंचते हैं वैसे ही उस ग्रीन दरार में से अजीब सा डिस्टर्बिंग रेडियो मैसेज स्टारगेजर पर ब्रॉडकास्ट होने लगता है। और अब जैसे ही जुराटी इस मैसेज को डिकोड करती है तो पता चलता है कि दरार के दूसरी तरफ जो भी है वो फेडरेशन को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हुए पिकार्ड से हेल्प मांग रहा है और वो सिर्फ पिकार्ड से ही बात करना चाहता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकार्ड अब एडमिरल के साथ साथ स्टारफ्लीट एकेडमी का चांसलर भी बन गया है और साथ ही रफी भी यूएसएस एक्सेल्सर की कमांडर बन चुकी है और एलेनोर भी यूएसएस एक्सेल्सर पर एज अ न्यू कैडेट ज्वाइन कर चुका है और रफी ने ही उसे एक्सेल्सर पर ज्वाइन करवाया है ताकि वो एलेनोर को सही गाइडेंस दे सके। और इसी के साथ एलेनोर पहला प्योर रोमुलन बन गया था जिसने स्टारफ्लीट ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड अपनी नॉर्मल लाइफ जी तो रहा था मगर आज से ठीक 1.5 साल पहले जबान की मौत के बाद से ही पिकार्ड और लेरिस के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन पिकार्ड हर कोशिश कर रहा था लेरिस से दूरी बनाए रखने की और एक डिस्टेंस मेंटेन करने की। लेकिन फिर एक रात लेरिस पिकार्ड से पूछ ही लेती है कि वो बार बार खुद को क्यों रोक लेता है और आखिर वो अकेले क्यों जीना चाहता है। अब पिकार्ड लेरिस के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता मगर वो उससे कहता है कि मैं बस इंतजार कर रहा हूँ अपनी सांसों के रुकने का। अब इसके बाद हम पिकार्ड को उसके घर के एक रूम के अंदर देखते हैं और ये रूम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ था। अब जैसे ही पिकार्ड यहाँ आता है वैसे ही उसे बचपन की यादें याद आने लगती हैं, वो यादें जिसके अंदर उसकी मॉम उसके साथ रोज खेला करती थी और उसके डैड उसकी मॉम को टॉर्चर किया करते थे और अपने मॉम के ऊपर हो रहे इसी टॉर्चर की वजह से ही पिकार्ड आज तक अपने पास्ट के बारे में सोचने से डरता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टारफ्लीट एकेडमी में साल 2400 के बैच के न्यू कैडेट्स की ज्वाइनिंग सेरेमनी चल रही होती है और इस सेरेमनी के अंदर पिकार्ड को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। और अब हम देखते हैं कि पिकार्ड स्पीच देते हुए सभी न्यू कैडेट्स को मोटिवेट कर रहा होता है और फिर स्टारफ्लीट के फर्स्ट रोमुलन कैडेट एलेनोर को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर उसके बाद वो पहले तो अपनी पिकार्ड फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी पूर्वज रेने पिकार्ड ने शुरुआती सोलर सिस्टम के एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब इतना बताने के बाद आखिर में पिकार्ड अपनी माँ की कही वो बात सबको बताता है जो उसकी माँ कई बार उससे कहती थी। वो माँ जो कभी भी स्पेस में नहीं गई थी। उसकी माँ आसमान की तरफ इशारा करते हुए उससे कहती थी कि चलो देखे पिकार्ड वहाँ क्या है। अब अपनी स्पीच खत्म करने के बाद और रफी और एलेनोर से मिलने के बाद पिकार्ड अपनी पुरानी दोस्त ग्वेनेन से मिलने जाता है जो एक बार चलाती थी और वो एक एलोरियन नाम की सिविलाइजेशन से थी और ये सिविलाइजेशन काफी लंबे टाइम तक जीती थी। पिकार्ड ग्वेनेन से मिलकर अपने अकेलेपन और प्यार करने के डर के बारे में बताते हुए उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने लगता है। ग्वेनेन पिकार्ड की बात सुनकर उससे कहती है कि पिकार्ड तुम खुद को एक बार दूसरा मौका देकर देखो और अपने दिल के अंदर झांकने से डरो मत। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी परेशानी और तुम्हारी प्रॉब्लम्स का हल तारों के अंदर नहीं है बल्कि धरती पर ही है और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ग्वेनेन से बात करने के बाद जब पिकार्ड अपने घर जाता है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए एडमिरल सैली आ जाती है जो पिकार्ड को ग्रीन दरार से ब्रॉडकास्ट हुए मैसेज को सुनाते हुए कहती है कि पिकार्ड तुम्हें वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक करना ही होगा, तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता क्योंकि उस ग्रीन दरार के पीछे जो भी है वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सैली के कहने पर पिकार्ड लेरिस को बिना कुछ बताए चुपचाप अपने इस मिशन पर चला जाता है और अब एक तरफ तो पिकार्ड बिना लेरिस को कुछ भी बताए अपने मिशन की तरफ निकल गया था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेरिस अकेली पड़ गई थी और बुरी तरीके
तरीके से टूट गई थी क्योंकि वो पिकार्ड से सच्चा प्यार करने लगी थी और पिकार्ड की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पिकार्ड स्टारगेजर पर पहुंचता है वैसे ही उसकी मुलाकात अपने पुराने साथी सेवन, रियोज और जुराटी से होती है, जिनको देखकर पहले तो वो बहुत खुश होता है और फिर उसके बाद मुसीबत पर ध्यान देते हुए उस ग्रीन दरार के दूसरी तरफ जो भी था उससे बात करते हुए उसे कहता है कि मैं पिकार्ड बोल रहा हूँ, बताओ मुझसे क्या बात करनी थी। पिकार्ड के इतना बोलते ही दरार की दूसरी तरफ से एक बॉर्ग शिप बाहर आने लगता है और फिर बॉर्ग शिप पिकार्ड से बात करने के लिए अपनी क्वीन को स्टारगेजर पर भेज देता है। हालांकि स्टारगेजर शील्ड क्रिएट करके क्वीन को शिप में आने से रोकने की कोशिश करता है, मगर फिर भी क्वीन शिप के अंदर पहुंच जाती है और अब जैसे ही क्वीन शिप के अंदर आती है वैसे ही वो स्टारगेजर के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है और अब जैसे ही क्वीन कंट्रोल को अपने हाथ में लेती है वैसे ही स्टारगेजर का क्रू क्वीन पर हमला कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन हमले का जवाब देते हुए क्रू पर रिवर्स फायर करती है और क्रू के लोगों को बेहोश करने लगती है। यानी कि क्वीन का मकसद यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती तो वो क्रू के मेंबर्स को मार देती, ना कि उन्हें बेहोश करती। क्वीन स्टारगेजर को कंट्रोल करते ही नॉन जी नेन रिग्रेट नाम के एक गाने को प्ले करती है और ये गाना पिकार्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बॉर्ग क्वीन इस गाने को प्ले करके पिकार्ड को कोई मैसेज देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि पिकार्ड उस मैसेज को समझ पाता उससे पहले ही वो स्टारगेजर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन के साथ साथ स्टारगेजर और स्टारगेजर का पूरा क्रू सेल्फ डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट की वजह से खत्म हो जाता है। अब ब्लास्ट के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पिकार्ड की आंख उसके घर के उसी रूम में खुलती है जो रूम पूरी तरीके से ग्लास से बना हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड के सीने पर स्टार फ्लीट के कॉन्टैक्ट बैच की जगह पर दूसरे तरीके का बैच लगा हुआ था और उसके घर के अंदर लेरिस की जगह पर एक एंड्रॉइड नौकर काम कर रहा होता है जिसका नाम हार्वी होता है। और अब पिकार्ड हार्वी से जैसे ही लेरिस के बारे में पूछता है तो उसे हार्वी से पता चलता है कि लेरिस नाम की किसी भी इंसान को पिकार्ड नहीं जानता और उसके घर पर लेरिस नाम की कोई भी इंसान कभी भी नहीं आई। अब इससे पहले कि पिकार्ड अपनी इस सिचुएशन को समझ पाता उससे पहले ही उसका सामना क्यू नाम की एक एंटिटी से होता है और पिकार्ड इस एंटिटी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्यू एक गॉड लाइक बीइंग है जो क्यू नाम की एक सिविलाइजेशन का हिस्सा है और ये सिविलाइजेशन अमर है और इस सिविलाइजेशन की एंटिटी टाइम, स्पेस और रियलिटी को पल भर में बदलने की शक्ति रखती है और वो भी हर एक डायमेंशन के अंदर। और पिकार्ड को ये क्यू नाम की एंटिटी पिछले 30 साल से कई बार दिख चुकी है और जब भी क्यू पिकार्ड से मिलने के लिए आता है वो हर बार उसके लिए एक नया टेस्ट लेकर आता है। और अब यहाँ पर पिकार्ड को पता चलता है कि इस बार क्यू ने पिकार्ड का टेस्ट लेने के लिए पूरी की पूरी रियलिटी को ही बदल दिया है। अब यहाँ पर क्यू पिकार्ड से बोलता है कि तुम आजकल दूसरे मौके की बात कर रहे हो ना, तो स्वागत है तुम्हारे उस रास्ते के अंत में जिस रास्ते को तुमने नहीं चुना था। और अब क्यू के इतना बोलने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 2 एपिसोड शुरू होता है और हमें पता चलता है कि क्यू के टाइमलाइन में बदलाव करने की वजह से पूरी गैलेक्सी का फ्यूचर बदल गया है। फेडरेशन की जगह पे कॉन्फेडरेशन नाम की एक गैलेक्टिक गवर्नमेंट गैलेक्सी पर रूल करती है। कॉन्फेडरेशन ह्यूमंस की एक तानाशाही गवर्नमेंट है जिसने पूरी गैलेक्सी के सभी एलियन सिविलाइजेशन को अपना गुलाम बना लिया है या फिर उन्हें खत्म कर दिया है। ह्यूमंस ने कॉन्फेडरेशन के अंडर वल्कन्स को खत्म कर दिया, रोमुलेंस को गुलाम बना लिया और क्लिंगन एम्पायर को भी खत्म कर दिया। इस टाइमलाइन के अंदर कॉन्फेडरेशन ने ये सारे बुरे काम पिकार्ड के अंडर रहकर किए हैं। साथ ही इस टाइमलाइन में सेवन कॉन्फेडरेशन की प्रेसिडेंट बन गई है और उसका एक पति भी होता है जो उसके लिए ही काम करता है। साथ ही सेवन की बॉडी से पूरी तरीके से बॉर्ग टेक्नोलॉजी गायब हो चुकी है और अब सभी सेवन को या तो एनिका हैंसन कहकर पुकारते हैं या फिर प्रेसिडेंट हैंसन कहकर पुकारते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनिका हैंसन सेवन का असली नाम होता है और सेवन को 7 of 9 तब नाम दिया गया था जब उसे कलेक्टिव ने बॉर्ग बना दिया था। बैक टू द स्टोरी। अब हमें पता चलता है कि रियोज इस टाइमलाइन के अंदर भी कैप्टन है और रफी सेवन की ही हेड ऑफ सिक्योरिटी के तौर पर काम करती है। साथ ही एलेनोर रोमुलेंस की आजादी के लिए लड़ने वाला एक विद्रोही होता है और जुराटी कॉन्फेडरेशन की लैब के अंदर सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम करती है। साथ ही जुराटी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इस टाइमलाइन के अंदर एक एआई बिल्ली बनाई है जो उसकी इकलौती फ्रेंड भी है और जुराटी उसी से अपने मन की बात करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड और क्यू अभी भी बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर पहले तो क्यू पिकार्ड को उसकी की गई तबाही के बारे में बताते हुए पिकार्ड के एक रूम के अंदर ले जाता है जिस रूम के अंदर पिकार्ड ने अपने सभी बड़े दुश्मनों की खोपड़ियां रखी हुई थी, वो खोपड़ियां जिनका सर पिकार्ड ने खुद अपने हाथों से अलग किया था। अब यहीं पर क्यू पिकार्ड को ये बोलता है कि तुम्हारा ये टेस्ट माफ करने को लेकर है। अब यहाँ पर क्यू पिकार्ड को ये तो बोल देता है कि उसका ये टेस्ट माफ करने को लेकर है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि पिकार्ड को किसे माफ करना है और किस बात के लिए माफ करना है। अब यहाँ पर जब क्यू पिकार्ड से ये सारी बातें बोल रहा होता है तभी पिकार्ड नोटिस करता है कि क्यू की तबीयत पहले की तरह अच्छी नहीं है, वो कुछ बीमार लग रहा है, जो कि अजीब बात है क्योंकि क्यू की सिविलाइजेशन वाले लोग अमर होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्यू पिकार्ड से बात करने के बाद वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और अब क्यू के जाने के बाद पिकार्ड फिर एक बार अपने सर्वेंट हार्वी
हार्वी से लैरिस के बारे में पूछता है तो इस बार हार्वी पिकार्ड को बताता है कि लैरिस नाम का कोई भी इंसान आपके घर में तो नहीं आया, मगर लैरिस और जबान नाम के 2 रोमुलेंस फ्री रोमुलेंस आंदोलन के लीडर थे जिनको बाद में मार दिया गया था। अब इतना बताने के बाद हार्वी पिकार्ड को यह बताकर चला जाता है कि 2 घंटे बाद आपको प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट एनिका से मिलने के लिए जाना है क्योंकि उन्होंने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो पिकार्ड 7 से मिलने के लिए निकल चुका था, वहीं दूसरी तरफ रफी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हुए पहले तो कन्फेडरेशन के सोल्जर्स से एलेनोर की जान बचाती है और फिर उसके बाद हेड ऑफ सिक्योरिटी होने के नाते कन्फेडरेशन के सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि एलेनोर को कोई नहीं मारेगा, मुझे इस रोमुलेन से पूछताछ करनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब से 7 की आंख खुली थी तब से वो भी रफी की तरह सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी और अब सिचुएशन समझने की कोशिश करते करते उसे पता चलता है कि आज इरेडिकेशन डे है और आज सबके सामने एक बॉर्क्यून को मारा जाएगा और हर साल इरेडिकेशन डे पर आंदोलनकारियों, बगावत करने वाले और एलियंस के हमदर्दों को सबके सामने जान से मारा जाता है और बॉर्क्यून को पिकार्ड मारेगा। अब हम देखते हैं कि अपने पति से बात करते करते 7 को रियोस का प्रोफाइल भी दिखाई दे जाता है और अब रियोस का प्रोफाइल दिखते ही सबसे पहले 7 सभी को अपने कैबिन से बाहर भेज देती है और फिर उसके बाद एक सिक्योर और प्राइवेट नेटवर्क के जरिए रियोस को कांटेक्ट करते हुए कंफर्म करती है कि रियोस को सारी पुरानी बातें याद है भी या नहीं। और अब जैसे ही 7 को कंफर्म हो जाता है कि रियोस को सारी पुरानी बातें याद हैं, तो वैसे ही 7 रियोस को अपने शिप के साथ वापस अर्थ पर आने के ऑर्डर दे देती है। अब रियोस से बात करने के बाद 7 अपने हस्बैंड के कहने पर जुराटी की लैब में कैद बॉर्क्यूइन को देखने के लिए जाती है और अब जैसे ही 7 जुराटी की लैब में पहुंचती है तो वैसे ही कंफ्यूज जुराटी 7 को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जुराटी को इतना खुश देखकर 7 सबसे पहले तो उसे अपने पति से मिलवाती है और इनडायरेक्टली उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे भी जुराटी की तरह सब कुछ याद है, मगर अभी उसे अपना मुंह बंद करके रखना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 7 के पति के कहने पर जुराटी बॉर्क्यूइन को कैद से बाहर निकालती है और अब जैसे ही क्वीन कैद से बाहर आती है वैसे ही वो बोलने लगती है कि किसी ने टाइमलाइन को बदल दिया है। अब इतना बोलने के बाद क्वीन जुराटी की तरफ देखकर उससे कहती है कि तुम अकेलेपन के एहसास से अच्छे से वाकिफ हो। क्वीन की कही गई इस बात का जुराटी को मतलब समझ नहीं आ रहा था, मगर उसे और 7 को ये बात तो अच्छे से समझ आ गई थी, किसी ने टाइमलाइन के अंदर बदलाव करा है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पहले तो रफी, एलेनोर और पिकार्ड एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और फिर ये तीनों मिलकर 7 के पास जाते हैं और फिर उसके बाद ये चारों मिलकर जुराटी के पास जाते हैं। अब जुराटी की लैब में आने के बाद जब पिकार्ड बॉर्क्यूइन से पूछता है कि क्यू ने टाइमलाइन में क्या कब और कहां बदलाव किए हैं, तो बॉर्क्यूइन पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए उसे बताती है कि 2024 के लॉस एंजलिस में क्यू ने एक छोटा सा बदलाव करा है। अगर तुम्हें टाइमलाइन ठीक करनी है तो वहां पर जाकर उस छोटे बदलाव को होने से रोकना होगा और तुम्हारी मदद के लिए 2024 में एक वॉचर भी है। अब क्योंकि इन लोगों के पास टाइम मशीन नहीं थी और बॉर्क्यूइन टाइम ट्रेवल कर सकती थी, तो इसलिए ये लोग क्वीन के साथ रियोस के शिप पर टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं, मगर क्योंकि इरेडिकेशन डे की वजह से प्रेसिडेंट पैलेस को लॉकडाउन कर दिया गया था तो इसलिए वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाते और अब क्योंकि इरेडिकेशन डे की सेरेमनी शुरू हो चुकी थी तो इसी वजह से अब रियोस के साथ भी उनका कनेक्शन टूट जाता है और फिर उसके बाद बॉर्क्यूइन को भी जुराटी की लैब से शिफ्ट करके इरेडिकेशन डे की सेरेमनी के स्टेज पर ले जाया जाता है। अब एक तरफ तो इरेडिकेशन डे की सेरेमनी शुरू हो चुकी थी और क्योंकि सेरेमनी शुरू हो गई थी तो इसी वजह से 7 को एज अ प्रेसिडेंट और पिकार्ड को एज अ एडमिरल सेरेमनी के अंदर जाना पड़ता है। और अब जब ये दोनों सेरेमनी के अंदर होते हैं तभी हम देखते हैं कि एक तरफ तो जुराटी अपने कॉन्टेक्ट चिप को हैक करके रियोस से बात करना शुरू करती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफी और एलेनोर पैलेस की शील्ड को ऑफ कर देते हैं और अब जैसे ही शील्ड्स ऑफ होती हैं वैसे ही रियोस सभी लोगों को शिप के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है और अब इसी के साथ हजारों लोगों के सामने इरेडिकेशन डे पर देखते ही देखते कन्फेडरेशन की प्रेसिडेंट, कन्फेडरेशन का सबसे महान एडमिरल और कन्फेडरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन बॉर्क्यूइन, ये तीनों एक साथ गायब हो गए थे। और अब जैसे ही ये सारे टेलीपोर्ट होकर रियोस के शिप में पहुंचते हैं वैसे ही जुराटी टाइम ट्रेवल के लिए बॉर्क्यूइन को शिप के साथ कनेक्ट करने लगती है और बाकी लोग शिप को अर्थ से दूर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सारे 7 के हस्बैंड की नजरों से बचकर पास्ट में जा पाते, उससे पहले ही 7 का हस्बैंड अपने लोगों के साथ रियोस के शिप में टेलीपोर्ट हो जाता है और जैसे ही वो शिप के अंदर आता है वैसे ही वो सबसे पहले एलेनोर को मार देता है क्योंकि एलेनोर एक रोमुलन होता है। और अब एलेनोर को मारने के तुरंत बाद 7 का हस्बैंड पिकार्ड को गन पॉइंट पर लेकर उसे बॉर्क्यूइन की मदद करने वाला गद्दार बोलने लगता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 3 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रियोस, रफी और 7 मिलकर 7 के पति और उसके लोगों को मार देते हैं और फिर उसके बाद अर्थ से दूर जाने के लिए शिप को चलाना शुरू करते हैं। मगर इससे पहले कि वो अर्थ से दूर जा पाते उससे पहले ही कॉन्फेडरेशन के शिप्स रियोस के शिप पर हमला कर देते हैं और अब सभी को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में शिप का कंट्रोल बॉर्क्यूइन को देना पड़ता है। कंट्रोल के हाथ में आते ही बॉर्क्यूइन कॉन्फेडरेशन के सभी शिपों को ब्लास्ट कर देती है और फिर टाइम ट्रेवल करके शिप को 2024 में ले आती है। अब क्योंकि कंट्रोल क्वीन के पास था और वो टाइम ट्रेवल की वजह से काफी कमजोर और बेहोश हो चुकी थी तो इसलिए पिकार्ड को शिप को मजबूरी में अपने घर के पास वाले जंगल में क्रैश करवाना पड़ता है। अब इसके
बाद हम देखते हैं कि घायल एलेनोर की मौत हो जाती है और अब एलेनोर को फिर से जिंदा करने के लिए टाइमलाइन को ठीक करना जरूरी था और टाइमलाइन को ठीक करने के लिए वॉचर को ढूंढना जरूरी था। और अब क्योंकि क्वीन बेहोश थी तो इसलिए वॉचर को ढूंढने के लिए पिकार्ड की टीम प्लान बनाती है और फैसला करती है कि टीम में से रफी रियोज और 7 लॉस एंजलिस की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर जाकर अपने ट्राइकॉर्डर से किसी भी एलियन टेक की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये लोग बाकी टेक्नोलॉजी को छोड़कर सिर्फ एलियन टेक को इसीलिए ट्रैक करना चाहते थे क्योंकि ये जानते थे कि जो कोई भी इस जमाने में वॉचर होगा वह जरूर एलियन होगा, क्योंकि सिर्फ एलियंस ही हैं जो 500 से 1000 साल तक जिंदा रहते हैं और वही इकलौते ऐसे हैं जो 2401 में भी जिंदा हो सकते हैं और 2024 में भी। अब हम देखते हैं कि रफी रियोज और 7 कॉन्टैक्ट बैच के साथ लॉस एंजलिस के सबसे ऊंची बिल्डिंग के आसपास ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुराटी और पिकार्ड शिप के अंदर रहकर बॉर्ग क्वीन को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उन्हें बॉर्ग क्वीन से वॉचर की लोकेशन मिल सके। अब हम देखते हैं कि रफी और 7 तो एकदम सही जगह पे टेलीपोर्ट होती हैं, मगर रियोज एक फ्लोर ऊपर से टेलीपोर्ट होता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब नीचे गिरने की वजह से वो घायल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि घायल रियोज को एक आदमी टेरेसा नाम की एक डॉक्टर के छोटे से हॉस्पिटल में ले आता है। डॉक्टर टेरेसा एक सिंगल मदर होती है और उसके बेटे का नाम रिकार्डो होता है और रिकार्डो अपनी ही मॉम के हॉस्पिटल में इधर उधर खेलता रहता था और डॉक्टर टेरेसा अपने हॉस्पिटल में उन लोगों का इलाज किया करती थी जिनके पास या तो पैसे नहीं होते थे या फिर जो इनलीगल इमिग्रेंट्स होते थे। और रियोज भी 2024 के लोगों के लिए विदाउट आईडी वाला एक इलीगल इमिग्रेंट ही था। रियोज के हॉस्पिटल में आते ही उसका कॉन्टैक्ट बैच जमीन पर गिर जाता है और अब एक तरफ तो टेरेसा रियोज का इलाज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रियोज का बैच रिकार्डो को मिल जाता है और वो उसके साथ खेलने लगता है और वो बैच को बार बार ऑन ऑफ कर रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 7 और रफी सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप से एलियन टेक के सिग्नल को कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक पल के लिए ट्राइकॉर्डर पर सिग्नल आता भी है, मगर अगले ही पल वो सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइकॉर्डर पर रियोज के बैच का सिग्नल आने लगता है जो बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। बैच को ऑन ऑफ होता देख रफी को लगता है कि रियोज मॉर्स कोड में कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, मगर असल में तो रियोज के बैच के साथ रिकार्डो खेल रहा था। अब रियोज रिकार्डो को अपने बैच के साथ खेलता देख उसे खाने की कोई चीज देने का लालच देते हुए उससे बैच लेने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर टेरेसा आ जाती है जो उस बैच को अपने पास रखते हुए रियोज से कहती है कि पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद ये बैच मुझसे ले लेना। अब इन सब के बीच ला सरीना पर जब क्वीन को होश नहीं आता तो फिर जुराटी फैसला करती है कि वो क्वीन के ब्रेन के साथ खुद को कनेक्ट करेगी और फिर उसके बाद उसके ब्रेन में जाकर वॉचर की लोकेशन और क्या बदलने वाला है इस बात की इन्फॉर्मेशन चुरा लेगी। जुराटी के प्लान को सुनकर पिकार्ड उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार जुराटी क्वीन के साथ कनेक्ट हो गई तो शायद क्वीन जुराटी के ब्रेन पर कंट्रोल कर ले, और पिकार्ड क्वीन के ब्रेन के साथ इसलिए नहीं कनेक्ट हो सकता था क्योंकि वो पहले भी बॉर्ग का हिस्सा रह चुका था और जो कोई भी एक बार बॉर्ग का हिस्सा बन जाता है तो बॉर्ग क्वीन को उसके ब्रेन को कंट्रोल करने में पल भर का भी समय नहीं लगता। लेकिन अगर बॉर्ग क्वीन के साथ कोई न्यू ब्रेन कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में बॉर्ग क्वीन को न्यू ब्रेन को कंट्रोल करने में कई घंटे लग जाते हैं और इसी वजह से जुराटी बॉर्ग क्वीन के दिमाग के अंदर जाने का फैसला करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन के साथ लिंक होने के बाद जुराटी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेती है और क्वीन के जुराटी के ब्रेन को कंट्रोल करने से पहले ही पिकार्ड जुराटी को क्वीन के ब्रेन से अनलिंक कर देता है और अब जुराटी को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और क्वीन के ब्रेन से इन्फॉर्मेशन गायब हो चुकी थी। लेकिन क्वीन ने भी जुराटी के ब्रेन के अंदर झांक लिया था और अब उसे भी ये पता चल चुका था कि जुराटी के मन के अंदर कितना ज्यादा दर्द और इमोशन है और वो अंदर से कितनी ज्यादा खाली है। जुराटी का दर्द और इमोशन इतना ज्यादा गहरा था कि क्वीन ने इससे पहले ऐसे इमोशन और इतना दर्द किसी के अंदर नहीं देखा था। और इसी के साथ जुराटी की इन्फॉर्मेशन चुराने के तरीके को देखकर भी क्वीन जुराटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, जो कि जुराटी के लिए बहुत बुरी बात थी क्योंकि बॉर्ग क्वीन जिसको भी पसंद करती थी वो उसे अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करने लगती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलए पुलिस इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए टेरेसा के हॉस्पिटल में घुस जाती है, मगर पुलिस के हॉस्पिटल में घुसने से पहले ही टेरेसा सभी इमिग्रेंट्स को हॉस्पिटल से शिफ्ट कर देती है। मगर क्योंकि रियोज को टेरेसा से अपना बैच चाहिए था तो इसलिए वो डॉक्टर के कपड़े पहनकर पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हुए ट्राई कर रहा था कि किसी तरीके से टेरेसा बस 1 मिनट के लिए उसे अकेले में मिल जाए ताकि वो अपना बैच लेकर यहाँ से निकल सके। मगर पुलिस रियोज के हाथ पर लगी चोट को देखकर समझ जाती है कि रियोज कोई डॉक्टर नहीं है, वो बस पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और वो खुद एक इमिग्रेंट है। और अब रियोज की चालाकी पकड़े जाने पर पुलिस रियोज और टेरेसा को अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। अब जब रियोज और टेरेसा को पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है तो तभी रियोज को दिखाई देता है कि उसका बैच टेरेसा के पास नहीं है बल्कि वो तो हॉस्पिटल के एंट्रेंस के टेबल पर रखा हुआ है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 4 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रियोज इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की कस्टडी में होता है और यहाँ पर एक पुलिस वाला रियोज से कहता है कि तुम अगर मुझे अपनी आईडी दिखा दोगे और अपने बारे में सब कुछ सच बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पुलिस वाले की बात सुनकर रियोज पुलिस वाले को सब कुछ सच बताते हुए बोलता है कि मैं साल 2401 से आया हूँ टाइमलाइन ठीक करने के लिए। मेरे साथ मेरे साथी भी हैं जिसके अंदर एक बूढ़ा एडमिरल है और बाकी सारे मेंबर्स भी हैं और साथ ही एक साइबॉर्ग है जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करना चाहती है। अब पुलिस वाला रियोज की बातों को सुनकर
सुनकर उसे स्टेटमेंट के तौर पर लिख तो लेता है, मगर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले रियोज और बाकी सभी इमिग्रेंट्स को एक बस के अंदर भरकर यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर के पास छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रफी और 7 रियोज के कॉन्टेक्ट बैच को ट्रैक करते हुए जब टेरेसा के हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें टेरेसा की स्टाफ से पता चलता है कि रियोज को इमिग्रेशन वाले पकड़ कर ले गए हैं। अब यहाँ पर टेरेसा की स्टाफ ये भी बताती है कि अगर तुमने अपने दोस्त को जल्दी नहीं बचाया तो इमिग्रेशन वाले उसे बॉर्डर पर ले जाकर गायब कर देंगे। अब क्योंकि 2401 में कोई बॉर्डर नहीं था और इमिग्रेशन के रूल भी अलग थे, तो इसलिए रफी और 7 रियोज को ढूंढने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस जाने की बजाय पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। अब पुलिस स्टेशन के अंदर उन्हें पता चलता है कि रियोज वहां पर नहीं आया और न ही पुलिस वालों के डेटाबेस के अंदर रियोज नाम की किसी भी इंसान की कोई एंट्री है। अब पुलिस वालों की तरफ से रियोज की कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से पहले तो रफी पुलिस वालों पर भड़कने लगती है, लेकिन फिर 7 रफी को शांत कराते हुए अपने साथ ले जाती है और फिर वो दोनों एक जगह जाकर शांति से बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की मदद करते हुए एक आदमी उन्हें बताता है कि तुम लोग अपने दोस्त को ढूंढने के लिए गलत जगह आए हो, तुम्हें इमिग्रेशन ऑफिस जाना होगा। अब अनजान इंसान से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद रफी और 7 रियोज को ढूंढने के लिए पहले तो पुलिस की कार चुराती हैं और फिर पुलिस कार में रखे हुए पुलिस के लैपटॉप को हैक करके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के डेटाबेस को हैक कर लेती हैं और फिर उसके बाद रियोज की बस को ट्रैक कर लेती हैं। अब जैसे ही ये दोनों रियोज को बचाने के लिए पुलिस की कार चुराती हैं, वैसे ही पूरे शहर की पुलिस इनके पीछे लग जाती है और अब एक तरफ तो ट्रैफिक था, वहीं दूसरी तरफ पूरी शहर की पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ चुकी थी और वहीं रियोज की बस भी हर बढ़ते सेकंड के साथ इनसे दूर जाती जा रही थी। अब एक तरफ से ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ला सिरेना शिप की पावर डाउन थी और पावर डाउन होने की वजह से ला सिरेना ठंडा होता जा रहा था और ऑटो रिपेयर को शिप को वापस से गर्म करने में भी टाइम लगने वाला था। और क्योंकि शिप ठंडा होता जा रहा था, इसी वजह से जुराटी कांपती जा रही थी और अब जुराटी को कांपता देख पिकार्ड उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर उसके बाद वहां पर उसके लिए आग जला देता है। अब यहाँ पर पहले तो पिकार्ड अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब फ्रांस नाजीज के कंट्रोल में था तो मेरा पूरा परिवार घर के नीचे बनी सीक्रेट सुरंगों के अंदर छुप कर रहता था और फिर उसके बाद मेरा पूरा परिवार यूके चला गया और फिर उसके बाद काफी लंबे समय तक ये घर खाली पड़ा रहा, लेकिन ये घर हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहा। अब इसके बाद पिकार्ड अपने पास्ट और अपनी मॉम के बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मुझे नॉन जेनी रिग्रेट नाम के सॉन्ग को प्ले करके सुनाती थी और फिर उसके बाद हम काफी खेला करते थे। अब यहाँ पर पिकार्ड को अपने पास्ट की अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातें भी याद आ रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुराटी पहले तो एबेकस के 15 बीट्स को मूव करती है और फिर उसके बाद ब्रिटानिका का 15 एडिशन उठाती है और फिर उसके बाद आखिर में 1915 की वाइन बॉटल भी उठाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड इस 15 नंबर के पैटर्न को नोटिस कर लेता है और फिर जुराटी को भी इन पैटर्न्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुमने 15 बीट्स को मूव करा, फिर उसके बाद ब्रिटानिका की 15th वॉल्यूम को भी सेलेक्ट करा और फिर उसके बाद आखिर में 1915 की वाइन को चुना। यानी कि कोई तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुमने बॉर्ग क्वीन के दिमाग से चुराई थी, लेकिन वो तुम्हें याद नहीं है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सोचने के बाद इन दोनों को 15 नंबर के पीछे का सीक्रेट पता चल जाता है। इन्हें ये पता चलता है कि जिस दिन ये पास्ट के अंदर आए हैं उस दिन डेट 12 अप्रैल 2024 है, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद 15 अप्रैल 2024 को कुछ ऐसा होने वाला है जिसका होना बहुत जरूरी है टाइमलाइन को ठीक करने के लिए। अब इतनी बात करने के बाद जुराटी पिकार्ड के कहने पर उसे वॉचर की लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देती है और अब जैसे ही पिकार्ड वॉचर की लोकेशन पर टेलीपोर्ट होता है तो वो देखता है कि ये लोकेशन और कोई जगह नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त ग्वेनन का बार है। अब इसके बाद जब पिकार्ड यंग ग्वेनन से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ग्वेनन अपने बार को हमेशा के लिए बंद कर रही है। पिकार्ड ग्वेनन की बात सुनकर पहले तो उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है तो प्लीज मेरी बात सुनो, और तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि एक एलोरियन के लिए सुनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पिकार्ड से अपनी सिविलाइजेशन का नाम सुनकर ग्वेनन पिकार्ड की तरफ गन पॉइंट करते हुए उससे सवाल करने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो। ग्वेनन का सवाल का जवाब देते हुए पिकार्ड उसे टाइमलाइन में हुए बदलाव के बारे में बता देता है और फिर उसके बाद ये भी बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और फ्यूचर में वो उसकी सबसे अच्छी और सबसे पुरानी दोस्त है। अब इतना सब सुनने के बाद ग्वेनन रोते हुए बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मगर मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत समय दे लिया इंसानों को, मगर ये बात मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान सिर्फ लड़ना जानते हैं, वो कभी भी बदल नहीं सकते। इस दुनिया के अंदर सिर्फ गिने चुने लोगों के पास सारी की सारी दौलत है और उन लोगों के पास इतनी दौलत और इतनी रिसोर्सेस हैं कि वो पूरे प्लेनेट की मदद कर सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड ग्वेनन की बातों को सुनकर उससे वही बात बोलता है जो ग्वेनन पिकार्ड से फ्यूचर में बोल चुकी है। पिकार्ड ग्वेनन से बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमारी प्रॉब्लम टाइम नहीं है। और अब जैसे ही ग्वेनन ये लाइन सुनती है वैसे ही उसे उल्टियां होने लगती हैं। एक्चुअली जब भी एलोरियंस को कुछ भी ऐसा सुनाई या होता हुआ दिखाई देता है जिससे कि टाइमलाइन बदल सकती है या जो चीज एलोरियन फ्यूचर में सुनने वाले हैं वो अगर वो पास्ट में सुन लें तो उन्हें उल्टियां होने लगती हैं और इसे ये लोग सिंपल भाषा में टाइम सिकनेस कहते हैं। अब उल्टी होने के बाद ग्वेनन को पिकार्ड की बात पर यकीन हो जाता है, मगर फिर भी वो बार को बंद करने का फैसला नहीं बदलती। अब इसके बाद वो इंसानों की हालत दिखाते हुए बोलती है कि ये देखो इंसान कितनी बुरी कंडीशन में है और तुम बोल रहे हो कि सब बदल जाएगा, और अगर ये मैं मान भी लूं कि बदलाव हो रहा
है तो क्या बदलाव इतना स्लो हो रहा है कि मुझे कुछ बदलता दिखाई नहीं दे रहा। अब इतना बोलने के बाद फाइनली ग्वेनन पिकार्ड से बोलकर जाने लगती है कि मैं कोई वॉचर नहीं हूँ, तुम गलत जगह आए हो, और वैसे भी तुमने सब कुछ बताया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। और अब ग्वेनन के इतना बोलने के तुरंत बाद ही पिकार्ड अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम जॉन लुक पिकार्ड है। और अब जैसे ही ग्वेनन पिकार्ड के सरनेम को सुनती है वैसे ही वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है और फिर उसे वॉचर से मिलवाने के लिए गार्डन में ले जाती है। अब जैसे ही ये दोनों गार्डन के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही वहाँ पर एक बच्ची आती है जो वॉचर के कंट्रोल में थी। अब ये बच्ची इन दोनों के पास पहुंचते ही पहले तो ग्वेनन को वहां से जाने के लिए बोलती है और उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ग्वेनन बच्ची की बातों को सुनकर डरते हुए वहां से जाने लगती है तो पिकार्ड जाती हुई ग्वेनन से ये बोलता है कि ग्वेनन प्लीज बार को बंद मत करना, इंसानियत को थोड़ा समय दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद ग्वेनन वहां से चली जाती है और फिर पिकार्ड भी उस बच्ची के साथ चलने लगता है। अब कुछ कदम चलने के बाद वो बच्ची पिकार्ड से उसके कॉन्टैक्ट बैच को ऑफ करने के लिए बोलती है और अब जैसे ही पिकार्ड अपना कॉन्टैक्ट बैच ऑफ करता है वैसे ही वॉचर उस बच्ची के ऊपर से अपना कंट्रोल ऑफ करते हुए उसे फ्री कर देती है। और फिर उसके बाद वॉचर एक फ्रूट शॉप वाले को अपने कंट्रोल में लेकर पिकार्ड को किस तरफ जाना है उस तरफ उंगली करके इशारा करती है और अब पिकार्ड उस फ्रूट शॉप वाले के इशारे की तरफ ही चलने लगता है। और अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है वैसे ही एक और इंसान पिकार्ड के कंधे पे हाथ रखता है और उसे थोड़ी दूर और तक ले जाता है और फिर उसके बाद वॉचर उस आदमी को भी फ्री कर देती है। और अब आखिर में पिकार्ड फाइनली वॉचर के पास पहुंच जाता है जिसकी शक्ल बिल्कुल लैरिस से मिलती थी मगर उसका नाम टैलिन था और वो इंसान थी। और अब जैसे ही टैलिन पिकार्ड से मिलती है वैसे ही उसे वो टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले जाती है। अब इन सब के बीच रफी और सेवन पुलिस से बचने के लिए जुराटी को उन दोनों को टेलीपोर्ट करने के लिए बोलती है लेकिन क्योंकि टेलीपोर्टेशन मशीन खराब थी और उसे ठीक करने में पूरा एक दिन लगने वाला था तो इसलिए टेलीपोर्टेशन मशीन को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए जुराटी बॉर्ग क्वीन से डील करती है कि अगर बॉर्ग क्वीन मशीन को फौरन ठीक कर देगी तो वो बॉर्ग क्वीन की विश को पूरा करते हुए उसके साथ बात करेगी और उसके अकेलेपन को दूर करेगी। और अब बॉर्ग क्वीन डील को एक्सेप्ट करते हुए टेलीपोर्टेशन मशीन को ठीक कर देती है। और अब टेलीपोर्टेशन मशीन के ठीक होते ही जुराटी सेवन और रफी को कार को स्टॉप करने के लिए बोलती है और अब जैसे ही कार रुकती है वैसे ही जुराटी उन दोनों को टेलीपोर्ट करके रियोस के बस के नजदीक पहुंचा देती है। अब इसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो एक बुक पढ़ती हुई लड़की की तरफ देखते हुए उसे कमजोर करने की कोशिश करते हुए उसके ब्रेन के अंदर ये बातें डाल रहा था कि तुम नहीं कर सकती, तुम डरपोक हो, तुम अभी इसके काबिल नहीं हो, अब तक तुमने जो भी चीजें अचीव करी हैं वो सिर्फ मामूली चीजें हैं लेकिन ये असली चुनौती है और तुम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। और अब इतना बोलने के बाद वो उस लड़की पर अपनी पावर का असर डालने के लिए जैसे ही चुटकी बजाता है वैसे ही वो लड़की हंस पड़ती है। और अब क्यों ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस लड़की पर उसकी पावर्स का कोई असर नहीं हो रहा जबकि ऐसा होना इम्पॉसिबल था। और अब क्योंकि इसी नाकामी और हैरानी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 5 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि टैलिन पिकार्ड को अपने घर ले आती है और उसे बताती है कि वो पिकार्ड की पूर्वज रेने पिकार्ड की वॉचर है और उसके जैसे लोगों को वॉचर नहीं बल्कि असल में सुपरवाइजर कहा जाता है। सुपरवाइजर का काम होता है ऐसे लोगों को सेफ रखना जिनकी वजह से टाइमलाइन या फ्यूचर बदल सकता है। हालांकि सुपरवाइजर को ये नहीं पता होता कि वो जिस इंसान की सेफ्टी कर रहे हैं वो फ्यूचर या फिर टाइमलाइन के लिए क्यों जरूरी है। बस उन्हें इतना काम दिया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर इंसान की जिंदगी भर सेफ्टी करेंगे और उसे बचाकर रखेंगे हर मुसीबत से। अब यहाँ पर पिकार्ड को पता चलता है कि क्यों रेने का साइकेट्रिस्ट बनकर उसे डिप्रेशन में डाल रहा है और इसके दिमाग में ये बातें भरने की कोशिश कर रहा है कि अगर रेने को यूरोपा मिशन पर जाने में डर लग रहा है तो रेने को अपने डर की बात सुननी चाहिए क्योंकि डर कोई दुश्मन नहीं होता बल्कि वो दोस्त होता है। और रेने ने अब तक जो भी काम किए हैं वो यूरोपा मिशन के आगे बहुत छोटे हैं। तो अगर रेने का डर उसे बोल रहा है कि उसे यूरोपा मिशन पर नहीं जाना चाहिए तो रेने को इतने बड़े यूरोपा मिशन को खतरे में डालने से अच्छा है यूरोपा मिशन को छोड़ ही देना चाहिए। अब क्यू को देखते ही पिकार्ड समझ जाता है कि अगर टाइमलाइन ठीक करनी है तो रेने को यूरोपा मिशन पर भेजना ही होगा। अब इसके बाद पिकार्ड टैलेंट को क्यू के बारे में बताता है और उसकी पावर के बारे में बताता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो क्या क्या कर सकता है। अब टैलेंट क्यू की पावर्स के बारे में जानने के बाद पिकार्ड से पूछती है कि अगर क्यू इतना ही पावरफुल है तो वो एक चुटकी बजाते ही रेने को क्यों नहीं गायब कर देता या फिर यूरोपा मिशन के रॉकेट को ही गायब कर दे। वो जब इतनी आसानी से इस यूरोपा मिशन को कैंसिल कर सकता है तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। वो रेने पिकार्ड का साइकेट्रिस्ट बन रहा है, उसके दिमाग में बातें डाल रहा है और डेली अपना इतना सारा टाइम उसको दे रहा है जबकि वो एक चुटकी के अंदर एक काम बड़ी आसानी से कर सकता है। अब टैलिन का सवाल का पिकार्ड के पास कोई जवाब नहीं था मगर पिकार्ड को एक क्लियर था कि उसे रेने को क्यू से दूर रखना होगा और किसी भी हाल में उसे यूरोपा मिशन पर भेजना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रफी और सेवन अपने ट्रैक ऑर्डर की मदद से पहले तो बस को खराब कर देते हैं और फिर उसके बाद ट्रैक ऑर्डर की मदद से ही पुलिस वालों को बेहोश करके रियोज और बाकी सारे लोगों को जो बस के अंदर थे उन सभी को छुड़ा लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रियोज को 2024 और उसके लोग पसंद आ रहे थे। रियोज के फेस पर 2024 में एक अलग ही खुशी थी, वो खुशी जो सन 2401 में उसके फेस पर कभी भी नहीं दिखाई दी, मानो कि रियोज हमेशा के लिए सन 2024 के लिए ही बना हो। अब इन सब के बीच बॉर्ग क्वीन खुद को आजाद करने के लिए लासरीना शिप को 2024 के कॉलिंग नेटवर्क से लिंक करती है और फिर उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोलती है कि मुझे बचा लो, एक औरत मुझे मारना चाहती है, मैं पिकार्ड वाइनयार्ड के अंदर हूँ। अब कंप्लेंट मिलते ही
पुलिस डिपार्टमेंट अपने एक पुलिस वाले को पिकार्ड के वाइनयार्ड पर भेज देता है और अब जैसे ही वो पुलिस वाला पिकार्ड के वाइनयार्ड में पहुंचता है वैसे ही बॉर्ग क्वीन इनविजिबल लासरीना को विजिबल कर देती है और अब जैसे ही विजिबल लासरीना शिप पुलिस वाले को दिखाई देता है वैसे ही वो उस शिप को देखकर पहले तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर उसके बाद अपनी गन को निकालकर उस शिप के अंदर घुस जाता है और अब जैसे ही वो शिप के अंदर घुसता है वैसे ही बॉर्ग क्वीन उस पुलिस वाले को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेती है और फिर उसके बाद जुराटी को आवाज लगाते हुए लासरीना शिप में बुलाने लगती है। जुराटी जो कि पिकार्ड के घर में सो रही थी वो बॉर्ग क्वीन की आवाज सुनकर जैसे ही उठती है वैसे ही उसे समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब वो अपनी सेफ्टी के लिए पिकार्ड के घर में रखी एक पुरानी गन को लेकर लासरीना शिप के अंदर घुस जाती है और अब जैसे ही वो शिप के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि बॉर्ग क्वीन ने अपने टेंटिकल्स के अंदर एक पुलिस वाले को जकड़ा हुआ है और बॉर्ग क्वीन जुराटी के सामने कंडीशन रखती है कि या तो तुम मुझसे लिंक हो जाओ या फिर मैं खुद को आजाद करने के लिए इस पुलिस वाले से अपने आप को लिंक कर लूंगी। और अब जुराटी को पुलिस वाले को बचाने के लिए मजबूरन बॉर्ग क्वीन को मारना पड़ता है मगर जैसे ही जुराटी बॉर्ग क्वीन पर गोली चलाती है वैसे ही बॉर्ग क्वीन के साथ साथ जुराटी को भी पेन हो रहा था और अब यहाँ पर मरती बॉर्ग क्वीन जुराटी को बताती है कि जब तुम मेरे ब्रेन से जुड़ी और मेरे ब्रेन के अंदर गई तब से तुम और मैं एक हो गए हैं, यानी कि मुझे दर्द होगा तो तुम्हें भी दर्द होगा। और अब इतने पेन में भी जुराटी अपने बारे में ना सोचकर अपनी टीम के बारे में सोचते हुए ये फैसला करती है कि वो बॉर्ग क्वीन को अपने आप से जोड़ लेगी और जुराटी बॉर्ग क्वीन को अपने आप से सिर्फ इसलिए जोड़ रही थी क्योंकि इकलौती बॉर्ग क्वीन ही थी जो उन्हें टाइम ट्रेवल करवा के वापस से 2401 के अंदर ले जा सकती थी। और अब जैसे ही बॉर्ग क्वीन अपने अंशों को जुराटी के अंदर ट्रांसफर करती है वैसे ही बॉर्ग क्वीन मर जाती है और फिर उसके बाद जुराटी बेहोश हो चुके पुलिस वाले को उठाकर उसके डैमेज हो चुके ऑर्गन्स को बदल देती है और साथ ही उसकी याददाश्त को भी मिटा देती है ताकि उसे कोई भी बात याद ना रहे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियोज, रफी और सेवन वापस से शिप में आ जाते हैं और अब उनके शिप पे आते ही जुराटी वो सारी बातें बता देती है जो उसके साथ हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों मिलकर उस पुलिस वाले को उसकी कार में बैठा कर आ जाते हैं। अब इसके बाद लासरीना पर टेलिन और पिकार्ड भी आ जाते हैं और अब ये सारे मिलकर पिकार्ड के घर के अंदर मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरीके से सिर्फ आज रात के गाला तक उन सबको मिलकर रेने को क्यू से दूर रखना होगा और उसे मिशन पर जाने के लिए मोटिवेट भी करना होगा क्योंकि गाला के खत्म होने के ठीक बाद ही सभी एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और क्वारंटाइन में जाने के बाद कोई भी एस्ट्रोनॉट मिशन नहीं छोड़ सकता था। अब ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले सभी को गाला जाना होगा और प्रॉब्लम ये थी कि गाला में एंट्री करने के लिए एंट्री पास की जरूरत होगी जो इनके पास नहीं थे। अब यहाँ पर टेलिन बोलती है कि मैं एक एंट्री पास का इंतजाम कर सकती हूँ और अब टेलिन की बात सुनने के बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि टेलिन किसी भी तरीके से जुराटी के लिए एक एंट्री पास का इंतजाम करेगी और फिर उसके बाद जुराटी किसी भी तरीके से गाला के सिक्योरिटी डेटाबेस के अंदर बाकी सभी लोगों के फेक पासेस को अपलोड कर देगी। और अब जैसा प्लान बनता है वैसे ही सब कुछ होता है। जुराटी गाला में जाती है और गाला में जाने के बाद वो नर्वस होने की एक्टिंग करने लगती है ताकि वो सिक्योरिटी कैमरास की नजरों में आ जाए और फिर उसके बाद सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ के सिक्योरिटी रूम में ले जाएं। और क्योंकि सिक्योरिटी का डेटाबेस सिक्योरिटी रूम के अंदर ही होगा तो जैसे ही जुराटी सिक्योरिटी रूम के अंदर पहुंचेगी तो वैसे ही वो बाकी सभी के फेक पासेस को अपलोड कर देगी। और अब जुराटी ठीक यही करती भी है, वो पहले नर्वस होने का नाटक करती है और फिर उसके बाद सिक्योरिटी वाले उसको नर्वस होता देख पकड़कर सिक्योरिटी रूम में ले आते हैं और फिर उसके बाद उसे एक चेयर से बांध देते हैं। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर नॉनिन सॉन्ग के पूर्वज डॉक्टर एडम सॉन्ग का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि वो इनलीगल तरीके से एक्स मिलिट्री सोल्जर्स पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। डॉक्टर एडम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी इकलौती बेटी कोरी की जेनेटिक बीमारी का इलाज ढूंढना था। एक्चुअली कोरी को जन्म से एक ऐसी जेनेटिक बीमारी थी जिसकी वजह से कोरी ना तो सनलाइट में जा सकती थी और ना ही वो ओपन एटमॉस्फेयर में जा सकती थी। उसकी बीमारी इतनी भयानक थी कि एक धूल का कण भी उसकी जान ले सकता था और कोरी की इसी भयानक जेनेटिक बीमारी की वजह से कोरी हमेशा एयर टाइट लॉक रूम के अंदर रहती थी। अब डॉक्टर एडम का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद वो निराश होकर अपने घर आ जाते हैं और अब वो यहाँ पर सोच ही रहे होते हैं कि वो आगे क्या करेंगे कि तभी क्यू उनके पीसी पर एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा था कि मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अब डॉक्टर एडम ये मैसेज देखने के बाद क्यू से मिलने के लिए चले जाते हैं और अब यहाँ पर क्यू ने एक बोतल देकर बोलता है कि इसमें वो मेडिसिन है जो तुम्हारी बेटी की जेनेटिक बीमारी को ठीक कर सकती है। अगर ये मेडिसिन काम करती है तो मुझसे आकर मिलो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की बीमारी का परमानेंट इलाज दे दूंगा। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि इस मेडिसिन का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो तुम थोड़ी देर तक ही इस चीज को टेस्ट कर सकते हो। अब डॉक्टर एडम क्यू की दी गई मेडिसिन को घर ले जाकर चेक करते हैं तो मेडिसिन काम कर रही थी। और अब डॉक्टर एडम क्यू से पूछते हैं कि मेरी बेटी की बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन देने के बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और अब एडम के इतना सवाल करते ही क्यू एडम के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रेने पिकार्ड को यूरोपा मिशन पर जाने से रोको किसी भी हाल में। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 6 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पिकार्ड और उसकी टीम गाला में पहुंच जाती है और रेने पे नजर रखने लगती है। गाला में रेने काफी नर्वस दिखाई दे रही थी और काफी सारी ड्रिंक करने के बाद वो क्यू को मैसेज करते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस मिशन पर जा पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं अपने सीनियर को जाकर मिशन छोड़ने के बारे में बता रही हूँ। रेने और क्यू के बीच के इस चैट को टेलिन और पिकार्ड टेलिन के फोन पर देख रहे थे और अब उन्हें रेने को मिशन छोड़ने से रोकना था और मोटिवेट भी करना था। अब हम देखते हैं कि रेने क्यू से बात करने के बाद गाला से बाहर जाने लगती है और फिर पिकार्ड भी रेने का पीछा करना शुरू कर देता है, मगर तभी एडम पिकार्ड का रास्ता रोकते हुए उसे रोक लेता है और अब पिकार्ड एडम को देखकर
हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डॉक्टर इनिगो है, मगर तभी एडम खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए पिकार्ड से बोलता है कि मेरा नाम है डॉक्टर एडम सोंग और मुझे क्यू ने भेजा है तुम्हें रेने से दूर रखने के लिए, तो तुम रेने से दूर रहो क्योंकि मैं उसे मिशन पर नहीं जाने दूंगा। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी एक लेडी एडम के पास आती है और उसे हेलो बोलते हुए थैंक्स बोलती है यूरोपा मिशन में बहुत सारा डोनेशन देने के लिए। अब एडम तो उस लेडी के साथ चला जाता है, मगर एडम के इशारे पर गाला की सिक्योरिटी पिकार्ड के पीछे पड़ जाती है और अब पिकार्ड को सिक्योरिटी से बचाने के लिए जुराटी के अंदर की बॉर्ग क्वीन जुराटी से बोलती है कि तुम्हारे दोस्त मुसीबत में हैं, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, तो चलो उनकी मदद करते हैं। अब इतना बोलने के बाद बॉर्ग क्वीन नैनो इलेक्ट्रॉनिक पल्स को ऑन करके गाला के हॉल की लाइट्स को ऑफ कर देती है और अब जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं वैसे ही पिकार्ड मौका देखकर गाला से बाहर आकर घबराई और कंफ्यूज रहने से बात करने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गाला में सिक्योरिटी और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जुराटी के अंदर की बॉर्ग क्वीन सभी लोगों को गाना सुनाने लगती है और अब हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन की वजह से जुराटी बहुत अच्छा गाना गा रही थी, जिस वजह से जुराटी को भी बहुत खुशी हो रही थी। अब यहाँ पर असल में बॉर्ग क्वीन पिकार्ड की टीम की मदद नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो जुराटी के हैप्पी वाले इमोशंस को एक्टिवेट करना चाहती थी ताकि वो जुराटी के पूरे ब्रेन पर कंट्रोल कर सके। एक्चुअली बॉर्ग क्वीन को किसी के भी ब्रेन पर फुल कंट्रोल पाने के लिए उसके सभी तरीके के इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। अब क्योंकि जुराटी डर और अकेलेपन के इमोशंस को तो अच्छे से दिखा रही थी, मगर वो खुशी के इमोशंस को नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि वो दिल से कभी खुश रहती ही नहीं थी। बॉर्ग क्वीन ने जुराटी के हैप्पी वाले इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए गाला के अंदर थोड़ी देर पहले ही जुराटी और रियोस के बीच किस भी करवाई थी, मगर उसका भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार बॉर्ग क्वीन का काम बन गया था। जुराटी गाना गाकर बहुत खुश नजर आ रही थी और अब जैसे ही जुराटी खुश होती है वैसे ही बॉर्ग क्वीन जुराटी के पूरे ब्रेन पर कंट्रोल जमा लेती है और अब जुराटी जुराटी न रहकर बॉर्ग क्वीन बन जाती है। अब इसके बाद हम पिकार्ड को देखते हैं जो रेने से बात करते हुए उसे बोलता है कि डर कोई मैसेज नहीं देता, डर सिर्फ डर होता है और वो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अब इसके बाद पिकार्ड बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी मॉम की याद आती है, वो भी तुम्हारी तरह तारों से प्यार करती थी और तुम्हारी तरह डरा करती थी। तुम जानती हो अक्सर जो लोग काबिल होते हैं उन्हें ही डर के बादल घेर लेते हैं, तो इसीलिए डरो मत और आगे बढ़ो। और अब पिकार्ड की काफी बातों को सुनने के बाद रेने पिकार्ड से बोलती है कि आपकी मॉम बहुत लकी होगी जिनको आप जैसा बेटा मिला। और अब जैसे ही रेने की ये बात पिकार्ड सुनता है वैसे ही उसे अपने बचपन की काफी सारी बुरी यादें याद आने लगती हैं, जिन यादों में उसके डैड उसकी मॉम को घसीट कर ले जा रहे होते हैं, उसकी मॉम को जकड़ रहे होते हैं और पिकार्ड की मॉम चीख चिल्ला रही होती हैं और छोटा पिकार्ड सिर्फ मम्मा मम्मा करके चिल्ला रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेने को फिर से खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो पिकार्ड के साथ वापस गाला में जाने के लिए निकल पड़ती है। अब जब ये दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं तभी एडम अपनी कार से रेने को मारने के लिए कार को रेने की तरफ ले जा रहा होता है कि तभी पिकार्ड रेने की जान को बचाने के लिए रेने को धक्का दे देता है और खुद कार के आगे आ जाता है और अब एडम की कार पिकार्ड को हिट करके चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियोज और बाकी सारे लोग पिकार्ड की जान बचाने के लिए पिकार्ड को लेकर टेरेसा के सील हो चुके हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा बेहोश हो चुके पिकार्ड को हार्ट अटैक से बचाने के लिए डिफिब्रिलेटर की मदद से झटका देती है और पिकार्ड स्टेबल हो जाता है, मगर साथ ही पिकार्ड बेहोश होकर कोमा में भी चला जाता है। अब इसके बाद पिकार्ड को देखने के लिए सभी लोग पिकार्ड के रूम में चले जाते हैं और रियोज और टेरेसा आपस में बात करने लगते हैं। और अब यहाँ पर टेरेसा रियोज से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी इंसान को हार्ट अटैक से बचाने के लिए मैंने डिफिब्रिलेटर का यूज करा हो और डिफिब्रिलेटर खराब हो गया हो। रियोज टेरेसा की बात सुनकर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस भरोसा रखो, हम अच्छे लोग हैं। और अब रियोज की बात सुनकर टेरेसा उससे ये बोलकर अपने घर चली जाती है कि अगर तुम अच्छे लोग होते तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा, मुझे पता नहीं क्यों टेरेसा मियां खलीफा जैसी लग रही है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि ये उसके जैसे दिख रही है या फिर शायद मेरा ही दिमाग करप्ट हो गया है। कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बैक टू द स्टोरी। अब टेरेसा के जाने के बाद रियोज भी पिकार्ड के रूम में चला जाता है उसको देखने के लिए और अब यहाँ पर टैलेंट पिकार्ड के ब्रेन को स्कैन करके सबको दिखाती है और बताती है कि पिकार्ड कोमा में है, मगर फिर भी उसका ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव है, जबकि कोमा में गए हुए इंसान का ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता। अब यहाँ पर टैलेंट आगे बताते हुए बोलती है कि पिकार्ड का एमिगडाला बता रहा है कि ये किसी तरीके के डेंजर में है और ये अपनी किसी तरीके की याद में फंसा हुआ है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एमिगडाला ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है। अब इसके बाद टैलेंट आगे बोलती है कि मैं न्यूरो ऑप्टिक इंटरसेप्ट की मदद से पिकार्ड के सबकॉन्शियस माइंड में जा सकती हूँ और उसे उसकी उस भयानक याद से बाहर निकाल सकती हूँ जिस भयानक याद के अंदर वो फंसा हुआ है। अब टैलेंट का आइडिया सुनने के बाद रफी टैलेंट को ऐसा करने से मना कर देती है, मगर फिर और कोई रास्ता न होने की वजह से फाइनली वो मान जाती है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम मैडम को देखते हैं जो रेने को न मार पाने की वजह से बहुत ज्यादा निराश हो गया था क्योंकि क्यू उसे अब वो दवाई नहीं देगा जिसकी वजह से उसकी बेटी की जान बच सकती थी। और अब क्योंकि कोरी ने अपने डैड को इससे पहले इतना ज्यादा दुखी और निराश कभी भी नहीं देखा था जितना ज्यादा कि वो आज था, तो इसलिए एडम के साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए कोरी अपने रूम से बाहर आती है और अपने डैड के पीसी को ऑन करके अपने डैड के पीसी पर अपने डैड के बारे में सर्च करने लगती है। और अब कोरी को इंटरनेट से पता चलता है कि उसके डैड इनलीगल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इसी वजह से उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोरी को एडम के पीसी से उसके बचपन की काफी सारी वीडियोस और फोटोज मिलती हैं, मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो पल वीडियोस और फोटोज के अंदर कैप्चर किए गए
थे वो पल कोरी को याद ही नहीं थे। कोरी को ये याद ही नहीं था कि फोटोज और वीडियो वाले पल उसने और उसके डैड ने कब बिताए। अब इसी को थोड़ा और चेक करने के बाद कोरी को पता चलता है कि फोटोज और वीडियोस वाली बच्ची कोरी नहीं बल्कि कोई और है, और इनफैक्ट हर फोटो वीडियो के अंदर बच्ची अलग अलग है और उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। असल में एडम ह्यूमन क्लोनिंग करके इंसानों को बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बच्चा थोड़े टाइम बाद किसी न किसी बीमारी या परेशानी से मर जाता था। कोई बच्चा 1 दिन जीता था, कोई 2 दिन, कोई 6 महीने, तो कोई 5 साल, लेकिन सिर्फ कोरी ही इकलौती थी जो इतने टाइम तक सरवाइव कर पाई थी। और अब कोरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड लैब के अंदर करते हैं तो आखिर क्या करते हैं। अब इसके बाद हम जोराटी को देखते हैं जो बॉर्ग क्वीन के कंट्रोल में थी और पूरे एलए के अंदर घूम रही थी। और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 7 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पिकार्ड अपनी बचपन की यादों में फंसा हुआ था, जहां उसकी मॉम को इमेजिनरी मॉन्स्टर दिखाई देता था जो उसे मारना चाहता था। अब एक तरफ तो जब पिकार्ड और उसकी मॉम पिकार्ड के ग्लास वाले रूम में पेंटिंग बना रहे होते हैं, तो तभी उसकी मॉम को फिर से वही मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है जो सिर्फ उसकी मॉम की कल्पना थी। और अब मॉन्स्टर देखने के बाद पिकार्ड की मॉम पिकार्ड को लेकर छुपने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। अब बेसमेंट में जाने के बाद पिकार्ड की मॉम तो बेसमेंट से जुड़ी हुई सुरंगों के अंदर घुस जाती है, मगर छोटे पिकार्ड का पैर लकड़ी टूटने की वजह से फंस जाता है। अब काफी देर बाद जब पिकार्ड के डैड वहां आते हैं तो तब वो पिकार्ड को बचाकर बेसमेंट से बाहर लेकर आते हैं और फिर उसकी मॉम को भी बेसमेंट से जुड़ी हुई सुरंगों में ढूंढकर बाहर लेकर आते हैं और फिर उन्हें एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। और क्योंकि पिकार्ड छोटा था तो इसलिए उसकी मॉम की चीखने चिल्लाने की वजह से पिकार्ड को लगता था कि उसके डैड उसकी मॉम पर अत्याचार कर रहे हैं, मगर वो तो पिकार्ड की मॉम को पिकार्ड से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि पिकार्ड की मॉम अपनी कल्पना और अपनी बीमारी की वजह से पिकार्ड को मुसीबत में न डाल दे। पिकार्ड को अपनी इसी बचपन की याद की वजह से अक्सर ऐसे सपने आया करते थे कि पिकार्ड और उसकी मॉम मॉन्स्टर से बचने के लिए बेसमेंट में गए हैं, मगर वहां पर मॉन्स्टर ने पिकार्ड की मॉम को पकड़कर एक सफेद दरवाजे के पीछे कैद कर लिया है। और हर बार पिकार्ड अपनी मॉम को बचाने की कोशिश तो करता था, मगर वो हर बार नाकाम हो जाता था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब पिकार्ड छोटा था तो उसके डैड उसकी मॉम को जिस रूम में कैद किया करते थे उस रूम का गेट भी सफेद कलर का था, यानी कि पिकार्ड के सपने में जो मॉन्स्टर आया करता था वो और कोई नहीं बल्कि पिकार्ड के डैड थे। एक्चुअली पिकार्ड अपने डैड को बहुत ज्यादा बुरा मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड उसकी मॉम पर अत्याचार करते हैं और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसे ऐसे सपने आया करते थे। अब टैलेंट पिकार्ड को उसके सपनों से बाहर लाने के लिए उसके ब्रेन में घुस जाती है और फिर छोटे पिकार्ड की मदद करती है बेसमेंट से बाहर आने में और मॉन्स्टर से लड़ने में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा और बूढ़ा पिकार्ड दोनों एक साथ आ जाते हैं और अब यहाँ पिकार्ड के डैड भी आ जाते हैं, जो पिकार्ड को असलियत बताते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी मॉम को मेंटल प्रॉब्लम थी, मैं बुरा नहीं था, मैं तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से तुम्हें भी वो चोट पहुंचा सकती थी। अब यहाँ पर सपना पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद छोटा पिकार्ड एक चाबी को लेकर उसी व्हाइट डोर को ओपन करने जाता है जिस डोर के पीछे उसकी मॉम कैद थी। और अब इससे पहले कि छोटा पिकार्ड डोर को ओपन कर पाता उससे पहले ही पिकार्ड सपने से बाहर आ जाता है और फिर टैलेंट भी पिकार्ड के ब्रेन से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह थी कि पिकार्ड सपने से बाहर इस तरीके से आया था कि मानो वो नहीं चाहता था कि टैलेंट इससे आगे का सपना देखे और वो ये देखे कि डोर खुलने के बाद क्या होता है। अब इसके बाद टैलेंट पिकार्ड से जानने की कोशिश करती है कि आखिर छोटे पिकार्ड के दरवाजा खोलने के बाद क्या होता है, मगर पिकार्ड इसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अब यहाँ पर टैलेंट अपनी असलियत बताते हुए अपने असली कानों को दिखाती है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि टैलेंट असल में इंसान नहीं बल्कि वो रोमिलन ही है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सपने में हम एक अजीब चीज को नोटिस करते हैं और वो ये कि टैलेंट को पिकार्ड के महान कामों के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो छोटे पिकार्ड से ये बोलती है कि तुम आगे चलकर अपने इसी दर्द की वजह से कई सारी दुनियाओं को बचाओगे। अब या तो ये बात टैलेंट ने छोटे पिकार्ड को इसलिए बोली थी क्योंकि पिकार्ड टाइमलाइन ठीक करने वाला था, या शायद ऐसा हो सकता है कि टैलेंट को ये पता था कि पिकार्ड असल में कौन है, क्योंकि हम फर्स्ट एपिसोड में भी नोटिस कर पाते हैं कि लेरिस जब पिकार्ड के साथ बैठकर बात कर रही होती है तो तब वो भी बड़े अजीब तरीके से पिकार्ड को देखते हुए उससे बोलती है कि क्या सच में तुम अकेलेपन को ही चुनना चाहते हो, यानी कि शायद टैलेंट और लेरिस या तो आपस में मिल चुके हैं या फिर किसी तरीके से इन दोनों के बीच पिकार्ड को लेकर इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है। बैक टू द स्टोरी, अब हम देखते हैं कि टैलेंट पिकार्ड को बोलती है कि तुम्हें सपना दिखाना कहीं क्यू के प्लान का कोई हिस्सा तो नहीं, शायद हो सकता है कि वो तुमसे कुछ कहना चाहता हो। और अब पिकार्ड टैलेंट की ये बात सुनकर नोटिस करता है कि आखिर उसके इतना बूढ़े होने के बावजूद भी क्यू को उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि क्यू हमेशा यही बोलता है कि क्यू के दिए गए टेस्ट पिकार्ड के लिए जरूरी है, मगर पिकार्ड ये समझ नहीं पा रहा था कि पिकार्ड को दिए गए टेस्ट से क्यू का क्या फायदा होगा और क्यू पिकार्ड को किस चीज का एहसास करवाना चाहता था। अब इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पिकार्ड ग्वेनन के पास जाता है और उसे बोलते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो क्यू को यहाँ पर बुलाए। असल में एलोरियन और क्यू सिविलाइजेशन के बीच एक टाइम पे कोल्ड वॉर हुई थी और इस कोल्ड वॉर को रोकने के लिए एलोरियन और क्यू सिविलाइजेशन ने एक दूसरे के साथ शांति समझौता करा था। और क्योंकि एलोरियंस के लिए खाना पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए समझौता एक बोतल पर हुआ था। और अब जब भी एलोरियंस को क्यू को बुलाना होता था तो तब वो बोतल को ओपन करके उसके अंदर के लिक्विड को पी लेते थे, और ऐसा उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पर ही करना होता था ताकि पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर तरीके से बोतल ओपन करने पर एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होता था जिससे कि क्यू को पता चल जाता था कि एलोरियंस क्यू को बुला रहे हैं। अब हम देखते
हैं कि ग्वेनन सब कुछ सही करती है और बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से चीजें हिलती भी हैं और अजीब अजीब आवाज भी आती हैं, बट वहां पर क्यों नहीं आता। और अब हम देखते हैं कि तभी वहां पर यूनाइटेड स्टेट का फेडरल एजेंट आ जाता है अपनी टीम के साथ, जो पहले तो पिकार्ड और ग्वेनन को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसके अंदर पिकार्ड टेलीपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहा था। और अब इस सीसीटीवी फुटेज को दिखाने के बाद वो फेडरल एजेंट अपनी टीम से कहकर पिकार्ड और ग्वेनन को अरेस्ट करवा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग एलियंस हैं और ये लोग यूरोपा मिशन को बर्बाद करने के लिए आए हैं। अब इस अरेस्ट में पिकार्ड का कॉन्टैक्ट बैच वहीं गिर जाता है, यानी कि पिकार्ड अब टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता था। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियोज अपनी असलियत को बताते हुए टेरेसा और उसके बेटे को लासरीना शिप पर टेलीपोर्ट करके ले जाता है। और अब फाइनली टेरेसा और उसके बेटे को रियोज की कही गई हर एक बात पर पूरा भरोसा हो जाता है और साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अब इन सब के बीच हम रफी और सेवन को भी देखते हैं, जो जुराटी को ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जुराटी असल में जुराटी नहीं बल्कि उसकी बॉडी के अंदर बॉर्ग क्वीन ने कब्जा कर लिया है। और अब धीरे धीरे करके बॉर्ग क्वीन जुराटी को न्यू बॉर्ग क्वीन में बदल रही है। और अगर 2024 के अंदर एक नई बॉर्ग क्वीन पैदा हो गई तो 2024 में ही पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में पड़ जाएगी और फिर जिस फ्यूचर को बचाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं वही फ्यूचर उन्हीं की वजह से बर्बाद हो जाएगा। और अब यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 8 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एजेंट वेल अनऑफिशियली पिकार्ड और ग्वेनन को पकड़कर एक रूम में ले आता है और फिर वहाँ वो उनसे पूछताछ करते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर पिकार्ड और उसके लोग यूरोपा मिशन को क्यों रोकना चाहते हैं। असल में वेल को लग रहा था कि पिकार्ड और उसके लोग एलियन हैं और वो ह्यूमंस की तरक्की को देखते हुए उस तरक्की को रोकने के लिए यूरोपा मिशन को फेल करने के लिए धरती पर आए हैं। और वेल ने पिकार्ड और ग्वेनन को अनऑफिशियली इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि वो एलियंस की खोज का क्रेडिट अकेले लेना चाहता था और वो ये बात जानता था कि अगर यूएस गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि धरती पर एलियंस हैं तो वो वेल को साइड करके पिकार्ड और ग्वेनन को अपने कब्जे में ले लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पूछताछ के दौरान वेल पिकार्ड को गाला की सीसीटीवी क्लिप दिखाता है जिसके अंदर पिकार्ड और उसके साथी दिखाई दे रहे थे। और अब इसके बाद वेल रियोज की उस पुलिस स्टेटमेंट को भी दिखाता है जिसमें रियोज ने पुलिस को बोला था कि वो फ्यूचर से आया है और उसके साथ और भी लोग आए हैं, जिनमें से एक बूढ़ा कैप्टन है जिसका नाम पिकार्ड है और साथ ही एक साइबरनेटिक बॉर्ग क्वीन है जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहती है और साथ ही और भी टीम मेंबर्स हैं जो आधे सरफिरे हैं। अब ये सारे प्रूफ दिखाने के बाद भी जब पिकार्ड और ग्वेनन कुछ नहीं बताते तो फिर वेल पिकार्ड और ग्वेनन को अलग अलग रूम के अंदर बंद कर देता है। और अब जैसे ही ग्वेनन अलग रूम के अंदर आती है वैसे ही ग्वेनन से मिलने के लिए क्यू उसके रूम के अंदर आता है, जो ग्वेनन से ये बोल के चला जाता है कि पिकार्ड और उसके लोगों का इस टाइमलाइन के अंदर फंसे रहना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो इससे कैसे बच के निकलेंगे, वो कैसे सब कुछ ठीक करेंगे। और अब इतना बोलने के बाद आखिर में क्यू ये बोलकर चला जाता है कि सब इंसान अपने अतीत में फंसे हुए हैं। और अब ग्वेनन समझ गई थी कि क्यू ने ये बात वेल को लेकर बोली है। अब यहाँ ग्वेनन को क्यू से ये भी पता चल जाता है कि क्यू अमन नहीं है और ना ही अब उसकी पावर ठीक से काम कर रही है, वो समय या परिस्थितियों को नहीं बदल सकता और वो मर रहा है, यानी कि क्यू की सिविलाइजेशन के लोग भी अमन नहीं थे। अब क्यू से ये सारी जानकारी मिलने के बाद ग्वेनन अपनी स्पिरिट को पिकार्ड के पास लेकर जाती है और फिर उससे बोलती है कि वेल अपने पास्ट में फंसा हुआ है, उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो एलियंस को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है। ग्वेनन की बात सुनकर पिकार्ड वेल से पूछता है कि ऐसा कुछ तो है तुम्हारे पास में जो तुम भूल नहीं पा रहे, जो तुम्हें आज तक परेशान करता है, तो चलो बताओ वो क्या चीज है। अब पिकार्ड की बात सुनने के बाद वेल अपने बचपन के एक हादसे के बारे में बताते हुए बोलता है कि जब मैं छोटा था तो एक रात जंगल में था और तभी मुझे वहां पर तो एलियंस दिखाई दिए। मैंने उनसे बचने की बहुत कोशिश करी मगर फिर भी उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर उनमें से एक ने मेरे फेस को इस तरीके से पकड़ा कि मानो वो मेरी आंखों को निकाल लेगा और फिर इससे पहले कि वो मुझे कुछ कर पाता उससे पहले ही वो तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट हो गया। वेल की बात सुनने के बाद पिकार्ड उससे बोलता है कि वो तुम्हारी आंखें नहीं निकाल रहे थे, वो बस तुम्हारे दिमाग से उन यादों को निकाल रहे थे जिन यादों में तुमने उन वल्कन एलियंस को देखा था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये सारी यादें तुम्हारे दिमाग में रह गई तो ये यादें तुम्हारी पूरी जिंदगी को खराब कर देंगी। लेकिन इससे पहले कि वो मेमोरी मिटा पाते उससे पहले ना जाने किसी अनजान रीजन की वजह से उन्हें उनके लोगों ने वापस से वल्कन शिप के अंदर टेलीपोर्ट कर लिया होगा और इसी वजह से तुम्हारे दिमाग के अंदर उनकी यादें रह गई। वो लोग बुरे नहीं थे और ना ही वेल मैं बुरा हूँ, मैं तो फ्यूचर को ठीक करने के लिए आया हूँ और फ्यूचर तभी ठीक होगा जब यूरोपा मिशन कामयाब होगा। और अब पिकार्ड की ये सारी बातें सुनने के बाद वेल को पिकार्ड पर यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है और वो फ्यूचर से आया है, ना कि कोई एलियन है। और अब जैसे ही वेल को पिकार्ड की बातों पर यकीन होता है वैसे ही वेल पिकार्ड और ग्वेनन को जाने देता है और खुद भी फेडरल एजेंट की जॉब को छोड़ देता है। असल में उसे निकाल दिया गया था क्योंकि वो पूरी की पूरी एक टीम लेकर गया था सिर्फ एलियंस को पकड़ने के लिए। लेकिन अब पिकार्ड की सच्चाई जानने के बाद वेल को मजबूरन अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखना पड़ता है कि उसकी खबर झूठी थी और वहां उसे कोई एलियन नहीं मिले। अब इसके बाद हम कोरी को देखते हैं जिसे क्यू की मदद से एडम की सच्चाई पता चल गई थी। उसे ये पता चल गया था कि एडम उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं है, टेक्निकली एडम ने ही उसे बनाया था मगर एडम कोरी को बताता था कि उसकी मॉम मर चुकी है। और अब कोरी ये भी समझ गई थी कि भले ही कोरी की बीमारी ठीक क्यों ना हो जाए मगर फिर भी एडम कोरी को चार दीवारी से बाहर नहीं जाने देगा क्योंकि वो उसके लिए बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। और अब कोरी को जब ये बात और ये सच्चाई पता चलती है तो कोरी बुरी तरीके से टूट जाती है और उसके अंदर अपने डैड को लेकर गुस्सा भर जाता है। अब यहाँ पर हम क्यू को देखते हैं जो कोरी
को परमानेंट ठीक होने वाली मेडिसिन दे देता है और अब कोरी क्यू की दी गई मेडिसिन की वजह से ही पूरी तरीके से ठीक हो गई थी और अब कोरी बिना किसी दिक्कत के खुले आसमान में धूप के नीचे बड़ी आसानी से जा सकती थी। उसे ना तो धूप से कोई परेशानी होने वाली थी और न ही उसे धूल के किसी कण से कोई परेशानी होने वाली थी। और अब जैसे ही एडम कोरी से मिलने के लिए आता है तो वैसे ही कोरी उसे बता देती है कि उसे एडम की पूरी सच्चाई पता चल गई है। और अब इतना बोलने के बाद फाइनली कोरी एडम को ये धमकी देकर उसका घर छोड़कर चली जाती है कि अगर तुमने मेरा पीछा किया या मुझे रोकने की कोशिश करी या फिर मुझे पकड़ने की भी कोशिश करी तो मैं पुलिस को तुम्हारे सारे सीक्रेट्स बता दूंगी। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफी और सेवन मिलकर जुराटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब इससे पहले कि वो बॉर्ग क्वीन को कैद कर पाते उससे पहले ही जुराटी के अंदर की बॉर्ग क्वीन सेवन और रफी पर हमला कर देती है। और अब बॉर्ग क्वीन रफी को मारने ही वाली होती है, मगर उससे पहले ही जुराटी रफी को तड़पता देख बॉर्ग क्वीन पर हावी हो जाती है और रफी को छोड़ने के लिए फोर्स करती है। और अब हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन रफी को छोड़कर वहां से भाग जाती है। बॉर्ग क्वीन वहां से इसलिए भाग गई थी क्योंकि जुराटी के अंदर की बॉर्ग क्वीन को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रफी जुराटी को ट्रैक करती है तो उसे पता चलता है कि जुराटी एडम से मदद मांगने के लिए उसके घर पर गई है ताकि एडम जुराटी के लिए एक मिलिट्री तैयार कर सके। और इन सब के बदले जुराटी उसे ये बताती है कि किस तरह से वो फ्यूचर में एक महान इंसान बन सकता है जिसे लोग फ्यूचर में फादर ऑफ फ्यूचर कहेंगे। असल में 21st सेंचुरी में जल्दी ही अर्थ पॉल्यूशन की वजह से बर्बाद होने वाली होगी और जैसे ही अर्थ के बर्बाद होने वाला इवेंट शुरू होगा तो वैसे ही एडम ओजोन लेयर को बचाने के आइडियाज देने के बजाय अर्थ को उसी तरीके की आर्टिफिशियल ओजोन लेयर से कवर कर देगा जिस तरीके की ओजोन लेयर को उसने कोरी को धूप में जलने से बचाने के लिए बनाया था। और एडम की इस ओजोन लेयर को हम तब देख पाते हैं जबकि वो रियलिटी को बदलकर कॉन्फिडरेशन वाली रियलिटी को क्रिएट करता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि एडम से लोग मदद मांगने के लिए इसलिए आने वाले थे क्योंकि लोगों के पास एडम के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। असल में अगर रेने का यूरोपा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो रेने यूरोपा मिशन के अंडर जुपिटर के मून यूरोपा पर जाकर वहां पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करेगी और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ को खत्म होने से फ्यूचर में बचाएगा। और अगर यूरोपा मिशन फेल होता है तो फाइनली एडम के अलावा लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि एडम ही इकलौता होगा जिसके पास ओजोन लेयर का आर्टिफिशियल वर्जन अवेलेबल होगा। अब हम देखते हैं कि एडम फादर ऑफ फ्यूचर बनने के चक्कर में जुराटी की मदद करने के लिए कुछ अमेरिकन एक्स मिलिट्री सोल्जर्स को बुलाता है और उन्हें जुराटी को दे देता है। और अब हम देखते हैं कि जुराटी उन सभी के अंदर बॉर्ग क्वीन के टेक्नोलॉजी को डालकर उन्हें भी कंट्रोल कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियोज और टेरेसा के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। अब हम रफी और सेवन को देखते हैं जो जुराटी की असलियत बताने के लिए पिकार्ड के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पिकार्ड जुराटी अपनी मिलिट्री तैयार कर रही है और उसने शिप के टेलीपोर्टेशन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। और अब जैसे ही पिकार्ड को यह सब पता चलता है वैसे ही वो समझ जाता है कि बॉर्ग क्वीन शिप पर कब्जा करके ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने वाली है। अब हम देखते हैं कि शिप को बचाने के लिए पिकार्ड, रफी और सेवन टैलेंट के टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से शिप पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 9 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन अपनी आर्मी के साथ शिप पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाती है। और अब रियोज बॉर्ग क्वीन को देखते ही टेरेसा और उसके बेटे को बचाने के लिए उन दोनों को शिप से बाहर निकालकर पिकार्ड के घर में पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही पिकार्ड, टैलेंट, सेवन और रफी मौजूद थे। अब हम देखते हैं कि जैसे ही बॉर्ग क्वीन शिप पर कब्जा करने की कोशिश करती है वैसे ही जुराटी शिप को लॉक कर देती है और शिप को अनलॉक करने वाले कोड्स को एलेनोर के फाइटिंग वर्जन वाले होलोग्राम के अंदर डाल देती है। अब हम देखते हैं कि एलेनोर जुराटी के कहने पर बॉर्ग क्वीन के लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब इन सब के बीच हम देखते हैं कि एडम शिप के बाहर अपने कुछ सोल्जर्स को कमांड करते हुए पिकार्ड और उनके लोगों पर हमला करवा देता है। इस हमले के अंदर टेरेसा और उसके बेटे को बचाने के चक्कर में रियोस थोड़ा सा घायल हो जाता है और अब रियोस को घायल देखकर पिकार्ड टैलेंट को बोलता है कि रियोस, टेरेसा और उसके बेटे को यहाँ से टेलीपोर्ट करके अपने घर पर भेज दो क्योंकि अगर यहाँ पर टेरेसा और उसके बेटे रहे तो रियोस उन दोनों को बचाने के चक्कर में अपनी जान गवा देगा। अब टैलेंट पिकार्ड के कहने पर इन तीनों को ही टेलीपोर्ट करके अपने घर में भेज देती है और क्योंकि रियोस घायल था तो इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए टैलेंट अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस में उसको ब्लॉक कर देती है और अब ब्लॉक होने की वजह से रियोस वापस नहीं जा पा रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो रियोस टैलेंट के टेलीपोर्टेशन सिस्टम को हैक करने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो सिस्टम को हैक कर वापस पिकार्ड की मदद करने के लिए पिकार्ड के घर पर जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकार्ड और उसके लोग दो टीम बनाते हैं। एक टीम जिसके अंदर पिकार्ड और टैलेंट थे, उनका काम था एडम और उसकी टीम को भटकाना, और दूसरी टीम जिसके अंदर रफी और सेवन थे, उनका काम था किसी भी तरीके से बाहर खड़े सोल्जर्स से बचते हुए या उनको मारकर शिप के अंदर पहुंच जाना और बॉर्ग क्वीन को शिप पर कब्जा करने से रोकना। अब ये दोनों टीम इसी तरीके से काम करती हैं। पिकार्ड और टैलेंट एडम की आधी टीम को उलझाए रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ रफी और सेवन बाकी लोगों को मारकर शिप के अंदर घुस जाते हैं। अब शिप में आते ही रफी की मुलाकात एलेनोर के होलोग्राम से होती है। रफी एलेनोर के होलोग्राम को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। रफी को इमोशनल होता देख एलेनोर का होलोग्राम रफी को बताता है कि वो रियल एलेनोर नहीं है। अब रफी को ये बात पता चल गई थी कि वो असली एलेनोर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस होलोग्राम से माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हें स्टार फ्लीट ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए था और न ही तुम्हें इस मिशन पर लाना चाहिए था। असल में मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं फिर से अकेली नहीं
नहीं होना चाहती थी, मैं चाहती थी कोई तो मेरे साथ हो। होलोग्राम रफी की बात सुनकर उसे बोलता है कि मैं एलेनोर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एलेनोर की आखिरी समय की यादें हैं और यकीन मानो उन यादों के अंदर एलेनोर आपको दोषी नहीं मान रहा। एलेनोर की उन यादों के अंदर आपके लिए कोई भी नफरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि एलेनोर बॉर्ग क्वीन के सभी सोल्जर्स को मार देता है और फिर ये तीनों मिलकर बॉर्ग क्वीन को पकड़ लेते हैं, मगर बॉर्ग क्वीन अपने टेंटिकल्स को निकालकर एलेनोर और रफी को दूर फेंक देती है और फिर इसके बाद सेवन के पेट में अपने एक टेंटिकल को घुसा देती है। अब जैसे ही सेवन घायल होती है वैसे ही बॉर्ग क्वीन सेवन को जान से मारने की कोशिश करने लगती है, मगर अपनी दोस्त को मुसीबत में देख जुराटी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो स्ट्रांग होकर बॉर्ग क्वीन को अपनी दोस्त को मारने से रोक लेती है। और फिर उसके बाद जुराटी बॉर्ग क्वीन से बोलती है कि तुम हर टाइमलाइन के अंदर अकेली हो और फिर आखिर में फेडरेशन तुम्हारे पीछे पड़ जाता है और तुम मारी जाती हो और सिविलाइजेशंस पर कब्जा करना, उनकी टेक्नोलॉजी को हासिल करना, ये सब किसी भी डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। ये सब तो तुम इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम भी हर टाइमलाइन के अंदर मेरी तरह अकेली हो। तुम हर बार इसीलिए हार जाती हो क्योंकि तुम हर बार लोगों पर जबरदस्ती कब्जा करती हो, जबरदस्ती उन्हें अपनी टीम में शामिल करती हो और जब वो कमजोर पड़ जाते हैं तो तुम उनका साथ भी छोड़ देती हो। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुमसे जुड़े तो उनकी मदद करो, सेवन की तरह। सेवन एक बॉर्ग होने के बावजूद भी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे अच्छे काम करती है। तुम भी इसी की तरह कर सकती हो। जो बेसहारा है, जो कमजोर है, उनको सहारा देकर अपना हिस्सा बना सकती हो, क्योंकि जब वो अपनी मर्जी से तुम्हारा हिस्सा बनेंगे तो वो तुम्हारे लिए दिल से लड़ेंगे, तुम्हारे लिए जीने मरने को तैयार रहेंगे। और क्योंकि वो अपनी मर्जी से तुमसे जुड़े होंगे इसीलिए पूरी बॉर्ग सिविलाइजेशन के अंदर एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा। साथ ही जब हम सिर्फ लोगों की मदद करेंगे तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा, और जब कोई हमारा दुश्मन ही नहीं होगा तो फिर बॉर्ग को कोई क्यों ही खत्म करेगा। अब हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन को जुराटी की ये सारी बातों में पॉइंट नजर आता है और उसे जुराटी का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन शिप को देने के बदले सेवन की जान बचाने के लिए मान जाती है और अब हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन सेवन की जान बचाने के लिए अपने कुछ एलिमेंट्स को सेवन के अंदर डाल देती है और अब सेवन की जान तो बच जाती है, लेकिन सेवन फिर से वैसी ही हो जाती है जैसी वो सेवन थी, यानी कि अब वो अनिका से फिर से सेवन बन गई थी। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियोस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को हैक कर लेता है और फिर उसके बाद टेरेसा को किस करने के बाद पिकार्ड के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि एडम के सोल्जर्स ने पिकार्ड के ऊपर गन पॉइंट करी हुई थी और वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर रियोस आ जाता है जो सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। और अब रियोस और सोल्जर्स के बीच हुई फाइट में एक चाबी अचानक से जमीन पर आकर गिर जाती है और ये चाबी वही चाबी थी जिस चाबी की मदद से पिकार्ड ने अपनी मॉम के रूम को खोला था। अब हम देखते हैं कि सोल्जर्स के मरने के बाद एडम वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि एडम के भागने के बाद पिकार्ड जमीन पर पड़ी हुई की को उठाकर फाइनली टैलेंट को ये बताता है कि जब मैंने अपनी मॉम के कहने पर उनका डोर ओपन कर दिया था तो फिर उसके बाद हुआ ये था कि मैं अपनी मॉम के साथ सोने चला गया था और फिर मेरे सोने के बाद मेरी मॉम ने ग्लास वाले रूम में जाकर सुसाइड कर लिया। और अब इसी के साथ फाइनली पिकार्ड ने अपने पास्ट का सामना कर लिया था और अब टैलेंट के समझाने पर पिकार्ड आगे बढ़ने का भी फैसला करता है और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम की मौत के लिए खुद को दोषी कभी नहीं मानेगा। एक्चुअली पिकार्ड को पूरी जिंदगी यही अफसोस रहा था कि काश वो उस रात अपनी मॉम के कहने पर उनके डोर को ओपन नहीं करता तो शायद उसकी मॉम पूरी जिंदगी अच्छे से जीकर अपने बुढ़ापे में मरती। लेकिन अब पिकार्ड को समझ आ गया था कि उसे खुद को माफ करना ही होगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब एक तरफ तो पिकार्ड ने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और उसे भूलने का फैसला भी कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेवन जैसे ही ठीक हो जाती है तो वो ये देखती है कि वो फिर से वापस से सेवन बन चुकी है और अब फिर से उसके अंदर वही बॉर्ग एलिमेंट्स अटैच हो चुके हैं। और अब सेवन फिर से अपने इस रूप को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो जब जब अपने इस बॉर्ग रूप को देखती थी तब तब उसे अपनी जिंदगी के वो बुरे पल याद आते थे जिन पलों में बॉर्ग ने उसके साथ ये सब किया था और उसकी बॉडी के अंदर बॉर्ग एलिमेंट डाले थे। वो पल सेवन के लिए बहुत भयानक थे, बहुत दर्दनाक थे। वो जब जब खुद को आईने में देखती थी तब तब उसे वो भयानक पल याद आ जाते थे। मगर रफी सेवन को समझाते हुए कहती है कि तुम खुद से भागना बंद करो, खुद को एक्सेप्ट करो और अपने अतीत को भूलो, आगे बढ़ो, अपनी असलियत को पहचानो, अपनी इंसानियत को पहचानो और अपने असली पोटेंशियल को पहचानो ताकि तुम वो बन सको जो तुम हो, एक अच्छी सेवन। और अब रफी के समझाने पर सेवन भी अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। अब हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन सेवन और रफी को ये बोलकर शिप से बाहर भेज देती है कि पिकार्ड को बोलना कि मिशन को पूरा करे और मिशन को पूरा करने के लिए 2 रेने की जरूरत होगी, एक रेने मरेगी और दूसरी जिंदा बचेगी। और अब इतना बोलने के बाद बॉर्ग क्वीन रफी और सेवन को शिप से बाहर भेज देती है और फिर इसके बाद शिप को लेकर एक अच्छी बॉर्ग सिविलाइजेशन बनाने के सफर पर निकल पड़ती है। और इस सिविलाइजेशन को, इस कनेक्शन को 2 बॉर्ग क्वीन लीड करने वाली थी, एक बॉर्ग क्वीन और दूसरी हम सबकी प्यारी अच्छे दिल वाली इंसानियत से भरी हुई जुराटी। और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 10 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पिकार्ड 2 टीम बनाता है। एक टीम में टैलन और वो होते हैं और इस टीम का काम था रेने को सेफली स्पेस के अंदर पहुंचाना और उसके मिशन को सक्सेसफुल बनाना। और दूसरी टीम में रियोज, रफी और सेवन थे और इस टीम का काम था कि एडम की लैब में जाकर एडम को रेने के मिशन में प्रॉब्लम खड़ी करने से रोकना। अब एक तरफ तो टैलन ये फैसला करती है कि वो रेने से जाकर मिलेगी और उसे अपनी असलियत बताएगी और उसे बताएगी कि किस तरीके से वो बचपन से लेकर अब तक उसकी रक्षा करती आई है और फिर उसके बाद उसे सेफली स्पेस में
उन्हें भेजने में मदद करेगी। और अगर किसी भी तरीके से एडम रेने के रास्ते में आने की कोशिश करता है या प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करता है तो फिर वो रेने का रूप लेकर एडम को भटकाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड टैलेन को अपनी जान जोखिम में डालने से रोकता है, क्योंकि पिकार्ड ये बात जानता था कि अगर टैलेन रेने का रूप लेकर रेने को बचाने के लिए एडम के सामने जाएगी तो एडम टैलेन को ही रेने समझकर उसको मार देगा। और इसी वजह से पिकार्ड टैलेन को रेने का रूप लेने से मना कर रहा था। लेकिन टैलेन पिकार्ड को समझाते हुए बोलती है कि पिकार्ड, तुम हर किसी को नहीं बचा सकते और न ही तुमने किसी की जान का ठेका लिया हुआ है और न ही लोगों की मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो, न ही तुम अपनी मॉम की मौत के लिए जिम्मेदार थे और न ही तुम मेरी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होगे। और अब इतना बोलने के बाद टैलेन रेने के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। उसे ये बता देती है कि मैं बचपन से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करती आ रही हूँ और जिस लॉकेट को तुम लकी मानती हो वो लॉकेट भी मैंने तुम्हें दिया था। ये लॉकेट मैंने तुम्हें तब दिया था जब तुम 10 साल की थी। अब इतना बोलने के बाद टैलेन रेने को एडम के बारे में बताते हुए बोलती है कि एडम नाम का एक आदमी तुम्हें मारने आ रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम यूरोपा मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करो, तो इसलिए जल्दी से जल्दी शिप में चली जाओ, मैं उसे रोक लूंगी। अब इसके बाद एक तरफ तो हम देखते हैं कि रेने अपने शिप में चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ टैलेन रेने का रूप लेकर एडम को रोकने के लिए एडम के पास जाती है और उससे सामने से ही मदद मांगते हुए ड्रामा करते हुए बोलती है कि डॉक्टर एडम, एक महिला मेरे रूम के अंदर आकर मुझे ये बोल रही है कि वो स्पेस से आई है मुझे बचाने के लिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है तो इसलिए आप मुझे उससे बचा लो। अब क्योंकि एडम को ये नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहा है वो रेने नहीं बल्कि टैलेन है, तो इसीलिए वो रेने की मदद करने के बहाने उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसकी बॉडी में एक ऐसा जहर लगा देता है जो स्किन से टच होते ही इंसान की जान लेना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि जहर लगने के बाद जहर की वजह से टैलेन मरने वाली होती है और एडम टैलेन को मरता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एडम के जाने के बाद पिकार्ड रेने को बिल्डिंग से बाहर ले आता है ताकि टैलेन रेने को स्पेस में जाता हुआ देख सके। और अब हम देखते हैं कि फाइनली टैलेन रेने को स्पेस में जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत आज रंग ला रही थी। टैलेन हमेशा से यही चाहती थी कि रेने ये बात जाने की उसकी रक्षा कोई परी या फिर कोई एंजल नहीं कर रहा, बल्कि उसकी रक्षा हमेशा से टैलेन करती आ रही है। अब यहाँ पर मरती हुई टैलेन पिकार्ड से बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं रेने से मिल पाई और तुम्हारी अपनी मॉम के ना बच पाने की गिल्ट की वजह से ही आज तक ना जाने तुमने कितने सारे प्लैनेट्स को बचाया है, मगर अब खुद को माफ कर दो वरना अरबों जिंदगी बचाने वाला खुद खत्म हो जाएगा। और अब इतना बोलने के बाद फाइनली टैलेन मर जाती है। अब इसके बाद हम रियोज, रफी और सेवन को देखते हैं जो एडम की लैब के अंदर एडम को ना पाकर एडम की लैब के अंदर छानबीन करने लगते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एडम का बैकअप प्लान क्या है रेने को रोकने के लिए। और अब थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें 4 ड्रोन दिखाई देते हैं और ये ड्रोन प्रोग्राम थे रेने को स्पेस में जाने से रोकने के लिए। ये बैकअप प्लान था उस समय के लिए जब गलती से रेने स्पेसशिप के अंदर बैठकर स्पेस में जाने लगे, तो फिर फाइनली ये ड्रोन्स रेने के शिप से टकराकर रेने के शिप को उड़ा दें। अब हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर इन 4 ड्रोन्स के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और फिर उसके बाद रियोज इन सारे ड्रोन्स को ब्लास्ट कर देता है। और अब इन्हीं ड्रोन्स के ब्लास्ट होने के साथ ही एडम का मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रेने को बचाने के बाद ये सारे वापस पिकार्ड के घर में आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये 2024 के अंदर ऐसी क्या जॉब करेंगे जो जॉब ये कर भी सकें और उससे पैसे भी कमा सकें ताकि अपना पेट पाल सकें। और ये सारी चीजें इसलिए सोच रहे थे क्योंकि जुराटी इनका शिप ले गई थी और वही एक आखिरी फ्यूचर टेक था इनके पास जिसकी मदद से ये लोग वापस अपने टाइमलाइन में और अपने समय में जा सकते थे। लेकिन अब शिप भी नहीं था तो इसीलिए ये लोग टाइम ट्रेवल भी नहीं कर सकते थे और इसीलिए ये लोग अब बैकअप प्लान सोच रहे थे। अब एक तरफ तो ये सारे सन 2024 के अंदर फंस चुके थे, वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो अपनी लैब से रेने के स्पेस मिशन को लाइव देखते हुए बहुत ज्यादा निराश हो गया था, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और इसी गुस्से के अंदर उसने अपनी पूरी लैब बर्बाद कर दी थी। लेकिन अभी तो एडम के साथ और भी बहुत कुछ बुरा होना बाकी था। और अब हम देखते हैं कि जब एडम न्यूज देख रहा होता है तभी अचानक से कोरी एडम के कंप्यूटर और उसके पूरे सर्वर को हैक कर लेती है और फिर उसके बाद वो अपने वीआर से ही एडम के पूरे सर्वर को कंट्रोल करके एडम के पूरे सर्वर को फॉर्मेट मार देती है। और अब पूरे सर्वर को फॉर्मेट मारने की वजह से एडम की पूरी जिंदगी भर की रिसर्च पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। और अब ये सब देखकर एडम और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, परेशान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कोरी के ऐसा करने के तुरंत बाद ही कोरी के टैब पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आगे क्या होगा ये जानने के लिए मुझसे आकर मिलो। और अब इस मैसेज के साथ नीचे एलए की एक लोकेशन का एड्रेस भी होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोरी उस दिए गए एड्रेस पर जब पहुंचती है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम होता है वेस्ली क्रशर। ये आदमी एक टाइम ट्रेवलर होता है और ये कोरी को वॉचर यानी कि सुपरवाइजर बनने का ऑफर देता है। और अब क्योंकि कोरी की लाइफ में वैसे भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा था तो इसीलिए वो वेस्ली के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। अब एक तरफ तो हम देखते हैं कि कोरी की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो अपने 1996 के पुराने इविल प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला करता है जिसका नाम था प्रोजेक्ट खान। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट खान के जरिए एडम खान नाम के एक ऐसे आदमी को बनाता है जो पूरी दुनिया के 40 देशों पर कब्जा कर लेता है और इन 40 देशों का इकलौता डिक्टेटर बन जाता है। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड अपने घर पर कल रात की गोलियों के निशान देखता है तो उसे अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है जिसमें पिकार्ड को पता चलता है कि जब उसके पूर्वज वापस इस घर में रहने के लिए आए थे तो उन्हें इस घर के अंदर गोलियों के निशान मिले थे। और उसी बात को याद करके पिकार्ड समझ जाता है कि वो सही फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि
पिकार्ड समझ गया था कि पास्ट में जीना कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना ही उसकी मॉम की मौत के लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो होते ही हैं, उनका होने देना जरूरी है, उनको रोका नहीं जा सकता और ना ही उनको रोका जाना चाहिए। और अब पिकार्ड यहाँ ये भी समझ गया था कि वो हर किसी को नहीं बचा सकता। और अब जब पिकार्ड ये सब समझ जाता है तो फिर फाइनली वो अपने पास्ट को भुलाते हुए और खुद को माफ करते हुए अपनी मॉम के रूम की चाबी को वापस उसी जगह रख देता है जहाँ उसे फ्यूचर में वो चाबी मिलने वाली थी। एक पल के लिए तो पिकार्ड अपनी मॉम की जान बचाने के लिए उस चाबी को तोड़ने और फेंकने वाला था, लेकिन क्योंकि वो अब सब कुछ समझ गया था तो इसलिए वो फ्यूचर को बदलने की कोशिश नहीं करता। और अब जैसे ही पिकार्ड की को उसकी जगह वापस रख देता है और खुद को माफ करके पास्ट को भूल के आगे बढ़ने लगता है, तो वैसे ही उसे क्यू की आवाज सुनाई देती है जो पिकार्ड से बोलता है कि बहुत खूब, तुमने खुद को आखिरकार माफ कर दिया। तुम फ्यूचर को बदल सकते थे की को तोड़कर, मगर तुमने खुद को अपनाया। तुमने उस पिकार्ड को चुना जो तुम हो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था ये सब कुछ माफ करने को लेकर है, खुद को माफ करने को लेकर। असल में क्यों चाहता था कि पिकार्ड अपनी मॉम की डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार समझना बंद करे और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, खुद को माफ कर दे और अकेले ना जीकर लैरिस के प्यार को भी अपनाए। और अब क्यों की बात सुनकर पिकार्ड क्यों से पूछता है कि मगर ये सब तुमने क्यों किया? पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर बदल दिया, एलेनोर मारा गया, टैलिन मारी गई, क्यों? सिर्फ मुझे गिल्ड से बाहर निकालने के लिए? सिर्फ इतनी सी बात के लिए? ये बात इतनी मायने क्यों रखती है कि तुमने इसके लिए पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर बदल दिया? क्या कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसके लिए मुझे मेरे गिल्ड से बाहर आना जरूरी था? पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए क्यू से बोलता है कि टैलिन तो हर टाइमलाइन के अंदर मरती है, सिर्फ वो इस टाइमलाइन के अंदर तुम्हारी वजह से रहने से मिल पाई। और हर बार यूनिवर्स का खतरे में पड़ना जरूरी नहीं है। क्या कभी सिर्फ एक जिंदगी को बचाना जरूरी नहीं हो सकता? और अब क्यू आगे बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, वो भी अकेले, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसे ही अकेले मरो। और ये सब इसीलिए क्योंकि भगवान के भी अपने फेवरेट बच्चे होते हैं, वो बच्चे जिन्हें भगवान तकलीफ में नहीं देख सकते, और तुम तो मेरे सबसे फेवरेट बच्चे हो पिकार्ड। और इसीलिए मरने से पहले मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, मैं तुम्हें तुम्हारे गिल्ड से बाहर देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम अपने दुख और अपने पास्ट को भुला दो और एक अच्छी जिंदगी जियो, खुशहाल जिंदगी जियो। मैं चाहता था कि तुम समझो कि तुम सबको नहीं बचा सकते और ना ही सबकी जिंदगी बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें भी हक है खुश रहने का, प्यार करने का, अपनी जिंदगी जीने का। और अब जब तुमने खुद को माफ कर दिया है तो तुम खुद से प्यार करने लगोगे, और जब खुद को प्यार करने लगोगे तो शायद अपने आप को प्यार के लायक भी समझोगे और किसी का प्यार एक्सेप्ट भी करोगे। तो अब चलो यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी गिफ्ट देना चाहता हूँ। और अब हम देखते हैं कि इसके बाद पिकार्ड और उसके लोग गार्डन में इकट्ठा हो जाते हैं। और अब यहाँ पर क्यू सबको बोलता है कि मैं तुम सबको वापस भेज रहा हूँ तुम्हारी टाइमलाइन के अंदर, तुम्हारे समय में, ठीक वहीं पर जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और अब हम देखते हैं कि क्यू की बात सुनने के बाद रियोस क्यू से बोलता है कि क्यों मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि शायद सन 2400 मेरे लिए बना ही नहीं था, मैं वहाँ के लिए कभी था ही नहीं, और इसी वजह से मैं वहाँ कभी खुश रहा ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे पिकार्ड से डैड वाला प्यार मिला और इन्हीं की वजह से मुझे एक परिवार का एहसास भी हुआ, और पिकार्ड की वजह से ही मुझे बाकी परिवार जैसे दोस्त भी मिले। मगर अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ टेरेसा और उसके बेटे के साथ, क्योंकि शायद मैं शुरू से ही सन 2024 के लिए बना था। और अब क्योंकि रियोस ना जाने का फैसला करता है तो इसलिए क्यू के पास एक्स्ट्रा पावर बच जाती है, जिसकी मदद से वो पिकार्ड और बाकी सबको वापस भेजने के साथ साथ उनके लिए एक गिफ्ट भी देने का फैसला करता है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली सभी लोग रियोस को गले लगाकर हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर वापस चले जाते हैं। और ये सीन एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि मैं किसी भी कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ इस सीरीज के अंदर जितना ज्यादा मैं रियोस से हुआ हूँ। मैं सीरियसली चाहता था कि ये सन 2400 में वापस चला जाए। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग वापस आते हैं वैसे ही पिकार्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑफ कर देता है और सभी स्टारफ्लीट के सोल्जर्स को बॉर्ग क्वीन पर हमला करने से भी रोक देता है, क्योंकि पिकार्ड समझ गया था कि बॉर्ग क्वीन बल्कि और कोई नहीं बल्कि जुराटी है। क्योंकि पिकार्ड ने सिर्फ जुराटी को ही ये बात बताई थी कि उसकी मॉम बचपन में उसे कौन सा सॉन्ग सुनाती थी, और जिस सॉन्ग के बारे में पिकार्ड ने जुराटी को बताया था उसी सॉन्ग को ये बॉर्ग क्वीन इस समय शिप पर बजा रही थी। और अब जैसे ही पिकार्ड जुराटी को पहचान जाता है तो वैसे ही जुराटी अपने फेस को दिखाते हुए पिकार्ड से बोलती है कि मैं स्टारफ्लीट के शिप को इसलिए कंट्रोल में ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक गैलेक्टिक इवेंट होने वाला है, जिसकी वजह से एक ब्लैक होल में से ऐसी एनर्जी निकलेगी जो हजारों प्लेनेट को बर्बाद कर देगी, और मैं स्टारफ्लीट के शिप्स को कंट्रोल में लेकर उस एनर्जी को रोकने के लिए एक शील्ड क्रिएट कर सकती हूँ, और फिर वो शील्ड उस ब्लैक होल की एनर्जी को रोक लेगी, जिससे कई सौ प्लैनेट्स की जान बच जाएगी। और अब पिकार्ड जुराटी की बात सुनकर स्टारफ्लीट के सभी शिपों का कंट्रोल उसे दे देता है। और अब जुराटी के हाथ में जैसे ही स्टारफ्लीट के शिप का कंट्रोल आता है वैसे ही वो एक बहुत बड़ी शील्ड बनाती है जो ब्लैक होल से निकलने वाली एनर्जी को रोक लेती है। और अब फाइनली जुराटी ने उस शील्ड की मदद से हजारों प्लैनेट्स पर रहने वाले अरबों अरब लोगों की जान बचा ली थी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ये ब्लैक होल शांत होता है तो ब्लैक होल के शांत होने के बाद वहां पर ट्रांसवार्प टनल खुल जाती है, और ट्रांसवार्प टनल को सिर्फ आर्टिफिशियल ही बनाया जा सकता था, और ट्रांसवार्प टनल का इस्तेमाल कम समय में ज्यादा दूरी को कवर करने
के लिए होता था। तो यानी कि कोई तो था जिसको कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी थी और इसीलिए उसने यह ट्रांसवार्प टनल बनाया था। और ये जो कोई भी था वो इतना इविल और इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने सिर्फ एक ट्रांसवार्प टनल बनाने के लिए कई सौ प्लेनेट के लोगों की जान खतरे में डाल दी। यानी कि कोई तो था जो अननोन खतरा बनकर आने वाला था। और अब उसी अननोन खतरे को रोकने के लिए जुराटी पिकार्ड से फेडरेशन की टेम्परेरी मेंबरशिप मांगती है, ताकि जब भी कोई खतरा उस ट्रांसवार्प टनल से आए तो जुराटी और उसके बॉर्ग लोगों की जान बचाने के लिए उस खतरे से लड़ने के लिए तैयार वहां पर खड़े रहें। और अब जुराटी की बात सुनने के बाद पिकार्ड उसे फेडरेशन की टेम्परेरी मेंबरशिप दिलवा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यू का गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि क्यू ने गिफ्ट के तौर पर अपनी बची हुई एनर्जी से एलेनोर को जिंदा कर दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड सेवन, रफी और एलेनोर के साथ ग्वेनन के बार में जाता है, जहाँ ग्वेनन से बात करने पर ग्वेनन बोलती है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही इन सब चीजों के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करना जरूरी था। और वैसे भी मैंने तो रियोज और टेरेसा की फोटो को अपने बार में लगाया हुआ था, मगर तुम्हारा ही उन पर ध्यान नहीं गया। और अब पिकार्ड रियोज की फोटो देखकर पूछता है कि तो कैसी रही रियोज और टेरेसा की जिंदगी। पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए ग्वेनन बोलती है कि टेरेसा तो बूढ़ी होकर अपनी मौत मरी, मगर रियोज उससे थोड़ा सा पहले मोरक्को बार की फाइट में मारा गया। और जानते हो जब वो मरा तो उसने अपने मुंह के अंदर सिगार रखी हुई थी। अब ग्वेनन रियोज, टेरेसा और टेरेसा के बेटे रिकार्डो और रेने के बारे में बताते हुए बोलती है कि रियोज और टेरेसा ने लोगों की मदद करने के लिए एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी जिसका नाम था मैरिफोसा यानी कि बटरफ्लाई। उन्होंने इसकी मदद से काफी लोगों की जिंदगी बचाई, मदद करी। और टेरेसा के बेटे रिकार्डो ने वर्ल्ड के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट और लोगों की एक टीम बनाई और इस टीम ने मिलकर हवा और पानी को साफ करने का तरीका खोज निकाला उसी एलियन ऑर्गेनिज्म की मदद से जिसको उसकी आंटी रेने ने यूरोपा मिशन के दौरान खोजा था। अब ग्वेनन से बात करने के बाद पिकार्ड जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि लैरिस ने उसके ग्लास वाले रूम के टूटे हुए ग्लास को पूरी तरीके से ठीक करवा दिया था। असल में पिकार्ड की मॉम ने जब वहां पर फांसी लगाई थी अपने आप को, तो उसके बाद पिकार्ड ने उस रूम के ग्लास को पत्थर मार के तोड़ दिया था और तब से लेकर वो ग्लास अब तक ऐसा ही टूटा हुआ था। लेकिन क्योंकि लैरिस अब पिकार्ड को छोड़कर जा रही थी तो इसलिए वो जाते जाते फाइनली पिकार्ड को एक गिफ्ट के तौर पर उस ग्लास वाले रूम को रिपेयर करवा देती है। अब क्रिएटर इस रूम को ठीक करवाकर ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि पिकार्ड अपने पास्ट को भूल चुका है और इसी वजह से वो टूटे हुए ग्लास और पूरा बर्बाद रूम खत्म हो चुका है और ये नया रूम नए ग्लास के साथ एकदम खूबसूरत रूम पिकार्ड की नई खूबसूरत जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि लैरिस को घर छोड़ता जाता देख पिकार्ड लैरिस से बोलता है कि समय इंसान को दूसरा मौका नहीं देता, मगर इंसान तो दे सकते हैं ना। क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी और मेरे साथ रहोगी? मैं आगे से सब चीजें ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं कभी भी दूर नहीं भागूंगा, मैं पास्ट को भूल जाऊंगा। और अब फाइनली पिकार्ड अपने पास्ट को पूरी तरीके से भुलाकर दफनाकर लैरिस के साथ एक नई और प्यार भरी जिंदगी शुरू करने की तरफ बढ़ चुका था। और यही असल में क्यू पिकार्ड से चाहता था कि भगवान का वो प्यारा बच्चा जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो बच्चा उनके मरने से पहले अपनी अच्छी जिंदगी जीना शुरू करे। और अब फाइनली पिकार्ड ने सब कुछ ठीक कर दिया था। हर किसी को वो सब कुछ मिल चुका था जो जो उन्हें चाहिए था। रियोस को सच्चा प्यार मिल गया था 2024 के अंदर। रहने की वजह से रिकार्डो को हवा और पानी को साफ करने का तरीका मिल गया था, जिसकी वजह से इंसानों को एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिल गया था। रफी को 7 का साथ मिल गया था और साथ ही रफी को यह भी समझ आ गया था कि अपनी खुशी को दूसरों में ढूंढने से अच्छा है कि वो अपने आप में अपनी खुशी को ढूंढे। और पिकार्ड को अपने गिल्ट से छुटकारा मिल गया था और अपना सच्चा प्यार मिल गया था, वो प्यार जो उसके आसपास था और वो उसका हकदार भी था। और क्यू को अपने अंतिम समय में फाइनली अपने सबसे फेवरेट बच्चे की खुशी देखने को मिल गई थी। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद फाइनली ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी, बुरी, खराब, जो भी आपके विचार हैं वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि इस वीडियो को रीच मिल सके और मुझे पता चल सके कि मैं अपने काम को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बार बार लगातार कमेंट करते जाओ, 10-10 कमेंट कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज को देख सको। और मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की एक और बेहतरीन वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।